profit after tax divided by number of shares. EPS is equal to profit after tax divided by number of shares, number of equity shares rather. And MPS is equal to market price per share. So what we will derive from when we see a company's P ratio, what we will get? P ratio denotes the number of time earnings का कितना times है market price earnings का कितना times है. P ratio is determined on the basis is given the answer of P ratio will be in times. That is, if the P ratio of a company is suppose say the P ratio of a company is 8, P ratio of a company is 10, P ratio of a company is 12, 30, 40, whatever may be, it is in times. So how many times the company, the market price of the market price of the company share is as per rather you can ऐसा बोल सकते हैं कि कितना मतलब earnings का कितना times market price है. You can say earnings का कितना times market price है. सपोज आपका अर्निंग्स 2 रुपया है और मार्केट प्राइस 16 है, आपका अर्निंग 2 रुपीज है. अर्निंग पर शेयर, व्हाट आई मीन टू से अर्निंग पर शेयर इज ₹2 एंड द मार्केट प्राइस इज 16, देन पी रेशियो विल बी 8 टाइम्स. ओके, इज इट क्लियर? हो जाएगा चे? हेलो স্যার একবার বলবেন? হ্যাঁ স্যার একবার বলুন। আর্নিং পার শেয়ারটা কত বললেন? अर्निंग सपोज ऐसा समझिए अर्निंग पर शेयर इज ₹2 and the market price of the share is ₹16. Therefore P ratio will be 8 times. Yes sir. Okay. Okay sir. Earning per share is ₹2 and the market price of the share is 16. Therefore the P ratio will be 8 times. Standard norm depends on industry standards. Our market price, from where we'll get market price? Market price is from, we'll get market price from the stock exchange. Share market का कितना रेट जा रहा है, डेली किसी के शेयर का जो रेट जा रहा है वही होता है मार्केट प्राइस. क्लोजिंग प्राइस लेते हैं इसलिए हम लोग, तो कोई स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस जो होता है वही लेता है मार्केट प्राइस. ठीक है ना. और अर्निंग पर शेयर वो तो एंड ऑफ द ईयर हम लोग निकाल लेते हैं. स्टैंडर्ड नॉर्म डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स. ये इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है. ऑब्जेक्टिव्स, दिस रेशियो इज यूज्ड टू टेस्ट द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट रिगार्डिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिटर्न ऑन ओन कैपिटल. इट इज आल्सो यूज्ड टू एनालाइज वेदर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स आर फुलफिल्ड और नॉट. तो मतलब क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स का एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल्ड हो रहा है कि नहीं. क्यों होता है ये एक बात गौर से सोचिएगा, क्यों होता है. अर्निंग आपका 2 रुपया हो रहा है, कंपनी का शेयर आपको अर्न कर 2 रुपया दे रहा है, मगर वो शेयर मतलब क्या हो रहा है, अर्निंग आपका कंपनी, एक कंपनी का सोच लीजिए, एक कंपनी का शेयर आपको अर्न कर 2 रुपया दे रहा है, मगर वो ही शेयर मार्केट में बिक रहा है 16 रुपीज. व्हाई इट इज सो? एक कंपनी शेयर गिव यू अ अर्निंग ऑफ ₹2 per share and one share has been sold in the market at the rate of ₹16 per share. क्यों होता है ये? होता है, इसका रीजन बिहाइंड है, इसका जो हर टाइम क्या स्टॉक मार्केट क्या करता है, इसका जो फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज है, कैश इनफ्लोज है, फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज. जैसे हम लोग निकले थे एनपीवी अप्रोच से, क्या किया था, फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किए थे. याद है ना एनपीवी अप्रोच कैपिटल बजटिंग का? याद है नेट प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच डिस्काउंटिंग कर रहे थे हम लोग? प्लीज हाँ या ना, यस और नो? ভুলে গেছি স্যার. अच्छा एक बार प्लीज चेक করে নেবে. ওইখানে কি হয়, ধরো सपोज पकड़ लीजिएगा कि मैं सोच रहा हूं कमिंग 2 इयर्स में किसी कंपनी को सोच लीजिए, आपका एक एग्जांपल दे रहा हूं, एलएनटी को, लार्सन एंड टुब्रो का नाम सुने आप लोग? लार्सन एंड टुब्रो का नाम? यस सर. एलएनटी को, उसको शॉर्ट में एल&टी बोला जाता है. एल&टी को एक तो ऑर्डर मिला ब्रिज बनाने का 500 करोड़ का, 500 करोड़ का एक तो ब्रिज बनाने का ऑर्डर मिला. अब उसमें प्रॉफिट एज्यूम कर रहा है 20% उसका मार्जिन है, 20% प्रॉफिट है. 500 करोड़ का 20% कितना होता है? 100 करोड़.
500 करोड़ का 20% 100 करोड़। इज इट क्लियर? तो आप वो ब्रिज बनाने में 3 साल लगेगा, एज्यूम कीजिएगा। तो ये कंपनी 100 करोड़ से प्रॉफिट क्या करेगा? मार्केट क्या करेगा? मार्केट मींस आई मीन टू से द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में जो लोग आदमी लोग खरीद स्टॉक शेयर्स खरीदता है बेचता है, तो वो स्टॉक मार्केट का आदमी लोग क्या करेगा? सोचेगा क्या क्या, वो 100 करोड़ आज का डेट में कन्वर्ट करा लेगा, डिस्काउंटिंग करा लेगा। तो सोच लीजिएगा अगर 10% रेट में डिस्काउंटिंग कराता है तो आज का रेट में सोच लीजिएगा 70,000 के 80 करोड़ की 70 करोड़ आ रहा है, एज्यूम कीजिएगा। अब वो 80 करोड़ को क्या करेगा? प्रॉफिट के साथ ऐड करेगा, टूडेज प्रॉफिट के साथ ऐड करेगा, फिर उसका मार्केट प्राइस निकाल लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना? प्लीज मुझे अच्छे। अच्छा, मैं पहले से फिर एग्जांपल दे रहा हूं, गौर से सुनिएगा। एलएनटी को एक तो ऑर्डर मिला 500 करोड़ का एक तो ब्रिज बनाने का। क्या बोला? 500 करोड़ एक तो ब्रिज बनाएगा। एलएनटी को एक तो ऑर्डर मिला। अब वो ऑर्डर एग्जीक्यूट आप नॉर्मल उसका परसेंटेज है 20% प्रॉफिट होता है, एज्यूम कीजिएगा। आप 500 करोड़ का ब्रिज में उसका 20% प्रॉफिट मार्जिन रहेगा तो कितना प्रॉफिट होगा? हाउ मच विल बी द प्रॉफिट? 100 करोड़। इज इट क्लियर? 100 करोड़। अब ये कब उसका प्रॉफिट बुकिंग होगा? आफ्टर 3 साल। 3 साल बाद वो अगर काम को एग्जीक्यूट खत्म हो जाएगा, ब्रिज को हैंडओवर कर देगा, तब उसका प्रॉफिट में, हालांकि उसका पार्ट पेमेंट तो होता रहेगा मगर फुल प्रॉफिट उसका रिफ्लेक्शन दिखाएगा 100 करोड़ आफ्टर 3 इयर्स, एज्यूम कीजिएगा। ऐसा पार्ट पेमेंट भी दिखा सकते हैं आप लोग। चलिए, वो इन देश में बोला गया। आप ऐसे एज्यूम कीजिएगा कि 100 करोड़ उसको 3 साल बाद ही वो दिखा पाएगा बुक्स में। ये तो कंफर्म्ड है कि उसको ब्रिज मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया, उसको 500 करोड़ का आएगा भी, 3 साल में खर्चा करेगा, आफ्टर 3 साल बाद उसका 100 करोड़ प्रॉफिट होगा। अब मार्केट क्या करेगा? उस 100 करोड़ का आज का 3 साल बाद 100 करोड़ मिलेगा तो आज का डेट में उसको 100 करोड़ को कन्वर्ट करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? 100 करोड़ आफ्टर 3 इयर्स उसको आज का डेट में कन्वर्ट कराएगा अमाउंट को। हाँ या ना? समझ में आ रहा है कि 100 करोड़ 3 साल मिलेगा। 100 স্যার करोड़ ফিউচার ভ্যালু ধরে? फ्यूचर ভ্যালুটাকে প্রেজেন্ট ভ্যালুতে কনভার্ট করবে। আচ্ছা আচ্ছা স্যার, ঠিক। फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। एक 3 साल बाद 100 करोड़ को टुडेज इक्विवेलेंट में टर्म्स में लेके आएगा इन रुपीज में, तो उसको डिस्काउंटिंग कराना बोलता है टेक्निकल टर्म में। तो अब उसको क्या होगा? मे बी 100 करोड़ मे भी ज्यादा होगा आज का डेट में। फ्यूचर में क्या ना वैल्यू घट जाता है, मे बी 120 करोड़ 130 करोड़ आज का डेट का वैल्यू होगा, क्योंकि फ्यूचर में इन्फ्लेशन होगा, एज्यूम कर रहा है। तो सोच लीजिए 120। अब वो उसका प्रॉफिट में ऐड कर लेगा। आज का टुडेज प्रॉफिट में लास्ट प्रॉफिट, टुडेज प्रॉफिट तो नहीं, लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट, नहीं तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट के साथ वो ऐड करेगा। ऐड करने के बाद कितना मार्केट प्राइस होना चाहिए था वो करेगा। समझ में आया? अब वो जब करेगा मार्केट प्राइस, न्यूमरेटर बढ़ गया, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ जाएगा, तो इसलिए पी रेशियो भी बढ़ जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो अर्निंग्स होता है उससे ज्यादा ही मार्केट प्राइस रहता है। नॉर्मली एज पर रूल अर्निंग्स वाइज जितना कंपनी अर्न कर रहा है उतना ही उसका वैल्यू होना चाहिए था, शेयर्स का मार्केट प्राइस वैसे ही होना चाहिए था। मगर हर टाइम आपको मिल जाएगा कि अर्निंग्स से भी 8 टाइम्स 9 टाइम्स 10 टाइम्स, बहुत जगह में तो 30 to 50 टाइम्स भी आपको मिल जाएगा कि उसका मार्केट प्राइस है। नॉर्मली तो होना नहीं चाहिए, जितना आप अर्न कर रहे हैं उतना ही वैल्यू रिफ्लेक्शन आना चाहिए आपका मार्केट प्राइस में। मगर मार्केट प्राइस उससे 30 to 40 टाइम्स भी आपको मिल जाएगा इन्फ्लेटेड। क्यों होता है? रियली होता है कि फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कराता है और वो प्रॉफिट के साथ ऐड करता है और देन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स करके उसका ईपीएस निकालता है, फिर मार्केट प्राइस उस हिसाब से पी कर लेते हैं। समझ में आया? हाँ या ना? बोझा गया? यस सर। तो इसलिए मार्केट प्राइस हर टाइम अर्निंग से ज्यादा ही रहता है। अगर अर्निंग्स का आसपास रहेगा तो सोच लीजिएगा मे बी उस स्टॉक अंडर वैल्यूड है, ठीक है ना? कुछ ये क्या होता है, नॉर्मली इंडस्ट्री का ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा तो बोलना स्पेसिफिकली मुश्किल है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है।
तो स्टॉक अगर इंडस्ट्री, उसका इंडस्ट्री पी को देखना पड़ता है कि कितना है और उसका कितना जा रहा है। अगर ज्यादा हाई है तो मतलब ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड स्टॉक्स को खरीदना नहीं चाहिए क्योंकि वो गिर जाएगा, क्योंकि मार्केट हाईली डिस्काउंटिंग करा कर रखा है उसको, ठीक है ना। अगर ज्यादा डिस्काउंटिंग करा कर रखा है, मे बी एक्सपेक्टेड, एज पर एक्सपेक्टेशन में भी रिजल्ट नहीं भी आ सकता है, ठीक है ना। तो क्या होता है ना, स्टॉक का वैल्यू गिर सकता है, ठीक है ना। अगर हम लोगों को, अगर जो लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों को ढूंढना चाहिए अंडर वैल्यूड स्टॉक। अंडर वैल्यूड स्टॉक आपको मिला तो आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव, दिस रेशियो मैनेजमेंट का कितना एफिशिएंसी या प्रॉफिटेबिलिटी कैसा होगा, इसके लिए ये रेशियो निकाल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो इन रियल टर्म्स। पी रेशियो, इसको शॉर्ट में क्या बोलता है, पीई रेशियो। इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो को शॉर्ट में क्या बोला जाता है, पीई रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो को शॉर्ट में क्या बोला जाता है, पीई रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो को शॉर्ट में क्या बोला जाता है, पीई रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो को शॉर्ट में बोला जाता है P/E रेशियो। समझ में आया, इसको शॉर्ट में पी रेशियो बोला जाता है। प्राइस अर्निंग रेशियो को शॉर्ट में पीई रेशियो बोला जाता है। बोझा गया, प्राइस अर्निंग रेशियो को शॉर्ट में पी रेशियो बोला है, ठीक है। इज इट क्लियर? Now we move to the next ratio, dividend yield ratio. Now we move to the next ratio, dividend yield ratio. Dividend yield ratio is equal to dividend per share divided by market value per share. अब मैं, ये तो फॉर्मूला है, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर इनटू 100। तो अब मैं रियलिटी का बात बोल रहा हूं। जो लोग शेयर्स खरीदते हैं ना, जो लोग शेयर्स, ये नॉलेज के लिए बोल रहा हूं, जो लोग शेयर्स खरीदते हैं उन लोगों का मेन इंटेंशन रहता है कैपिटल एप्रिसिएशन। क्या बोला, कैपिटल एप्रिसिएशन। जैसे शेयर्स का दाम, मार्केट प्राइस बढ़े, वो लोग डिविडेंड लेने के लिए शेयर्स नहीं खरीदते हैं। हर जो इन्वेस्टर्स होता है, जो भी ट्रेडर्स भी होता है, इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स दोनों ही का इंटेंशन नहीं है कि डिविडेंड से वो लोग पैसा कमाएगा। वो लोगों को मार्केट वैल्यू एप्रिसिएशन से पैसा कमाना है। समझ में आया, हाँ या ना? हो जाएगा चे? हेलो, am I audible to all of you na? Hello. Yes, sir. So what do you mean by appreciation in market value? Suppose stock of X companies, shares of X company's price is rupees 100. Share of X company's price is rupees 100. After 6 months, it becomes 250. After 6 months, it becomes 250. Then rupees 150 will be the capital appreciation. I repeat my example once again. Suppose a company shares, X company's today's market price is rupees 100. After 6 months, the company shares, the value of the company shares become rupees 250. Therefore, the capital appreciation will be rupees 150. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Sir, last example. Okay. Suppose the market price of X today's market price of X company share is rupees 100. After 6 months, the market price of X company's share becomes rupees 250. Therefore, the capital appreciation will be rupees 250 minus rupees 100 is equal to rupees 150. Is it clear? Yes, sir. It is capital appreciation. And the dividend is given on the face value of the share. Generally, dividend is given on the face value of the share. So, here the dividend is given, suppose the face value of company's X share is rupees 10. If dividend is given 100%, then suppose, I repeat my example once again. Suppose the face value of company X's share is rupees 10 and the company declared a dividend of 80%. Therefore, the dividend will be rupees 8 per share.
I repeat my example once again. Suppose the face value, FSE, face value of company excess share is rupees 10 and the company announces a dividend of rupees, a dividend of 80%, then the dividend will be rupees 8. So you invested rupees 10 and get a dividend of rupees 8. Okay. And so it is very nominal. And when you purchase this share, it's cost around 100 rupees. You purchase 10 rupees share for rupees 100 and you get a dividend of rupees 8. Is it clear? Yes or no? আরে না হলে না বুঝতে পারলে বলো, আমি আবার রিপিট করব। স্যার বলছি ডিভিডেন্ড মানিটা স্যার কি একবার মানে জাস্ট একটু dividend বলছি, dividend is nothing but a part of profit which is distributed among shareholders. Dividend, you can note it down, dividend is a part of profit which is distributed among shareholders. I repeat it once again, dividend is a part of profit which is distributed among shareholders. Is it clear? Yes, sir. So if the market price of today's share is rupees 100, if the market price of today's if the market price of company's excess share is rupees 100 today and the dividend is rupees 8, then the dividend yield will be, I repeat my example once again, if the market price of company's share is rupees 100 and the dividend per share declared by the company is rupees 8, then dividend yield ratio will be I repeat my example once again. If the market price of the share of company's excess share is rupees 100 and the dividend declared by the company is rupees 8, then the dividend yield will be 8%. Is it clear? Yes or Yes, no? sir. Market Yes, price, sir. dividend yield is always determined on the basis of market price. Dividend yield, you must note it down. You must note it down. Dividend yield is always determined on the basis of market price and not on the face value of the shares. Dividend yield ratio is determined on the basis of market price and not on the basis of face value of the shares. Full stop. However, the company declares dividend. However, the company declares dividend on the basis of face value of the shares. However, company declares dividend on the basis of face value of the shares. Is it clear? স্যার একবার বলবেন প্রথম থেকে? प्रथम থেকে डिविडेंड टू यील्ड रेशियो इज, আমি देखो कि मैं कुछ देखकर नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे सोचकर बोल रहा हूँ, थोड़ा इधर उधर हो सकता है सेंटेंस में मे बी, बट द मीनिंग विल बी सेम. Dividend yield ratio will determine on the basis of market value per share. Full stop. However, the company declares dividend on the basis of face value of the shares. Is it clear? चलेगा? Yes, sir. Okay.
This standard norm depends on the industry standards. This ratio is determined to measure the profitability and the strength of the equity shareholders regarding protection of their interest. Truly speaking, ये तो इधर लिखा है, मगर कोई शेयर नहीं खरीदता है डिविडेंड के लिए. अगर आपको डिविडेंड कमाना है, शेयर्स खरीदते हैं, तो गवर्नमेंट वाला कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिएगा. अगर आपको डिविडेंड कमाना है, कोई इन रियल टर्म्स कोई शेयर नहीं खरीदता डिविडेंड के लिए. दे आर लीस्ट बॉदर्ड. इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, investors and traders are least bothered about the rate of dividend the company has declared, because everybody invested in share market due to capital appreciation. They are least bothered about the rate of dividend. अगर गवर्नमेंट कंपनीज में आप लोग इन्वेस्ट करते हैं, जैसे स्टील हो गया, सेल हो गया, वेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, एनटीपीसी, और नहीं तो कोई गवर्नमेंट बैंक्स में भी आप लोग इन्वेस्ट करेंगे तो उन लोग में डिविडेंड अच्छा देता है. डिविडेंड अच्छा देता है क्योंकि मेजोरिटी शेयर होल्डिंग्स ये सब कंपनीज का गवर्नमेंट का पास है. तो गवर्नमेंट का क्या ना, बजट में डेफिसिट आ सकता है, बजट में डेफिसिट हो सकता है, फिस्कल डेफिसिट, बजट डेफिसिट, ये सब डेफिसिट्स के लिए ये लोग क्या करता है, हाई डिविडेंड ये सब कंपनी से लेता है. तो जो कंपनी, ये आप लोगों का नॉलेज में के लिए बोल रहा है, जो कंपनी डिविडेंड अच्छा देता है उसका मार्केट कैपिटल एप्रिसिएशन अच्छा नहीं होता है, मतलब उसका जो वैल्यू होता है ना वो अच्छा नहीं होता है. हाई डिविडेंड जो लोग कंपनी देता है, इसलिए जो ये लोग इन्वेस्टर्स है वो लोग पसंद नहीं करता है जो कंपनी हाई डिविडेंड देता है. ठीक है ना, जैसे रिलायंस मिलायंस बहुत कम डिविडेंड देता है. ठीक है ना, इसके लिए उसका कैपिटल एप्रिसिएशन वैल्यू उतना अच्छा है. ठीक है ना, जो कंपनी ज्यादा डिविडेंड देता है वो इन्वेस्टर्स लोग पसंद नहीं करता है. इसलिए मैक्सिमम कारण में क्या होता है ना, कि जो रियल टर्म्स में इन्वेस्टर्स जो लोग होता है, ठीक है, एफएफआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तो एलआईसी मैक्सिमम है एलआईसी के पास, नहीं तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तो गवर्नमेंट कंपनीज में इसलिए पैसा लगाता नहीं है. ठीक है ना, वो गवर्नमेंट क्या चाहिए, गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है ना, उस सब के लिए ये सब कंपनीज के लिए हाई डिविडेंड ले लेता है. तो हाई डिविडेंड ले लेता है तो इसलिए इन लोगों का शेयर्स का वैल्यू एप्रिशिएट नहीं करता है उतना. ठीक है ना, क्योंकि ये प्लाउ बैक ऑफ प्रॉफिट नहीं होता है. तो ये इन द डीप प्रेजेंट, अगर मेरे को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा है, मैं डिविडेंड ले लूंगा, तो कंपनी को ही पैसा अगर इन्वेस्ट करेगा तो रिटर्न मेरे को ज्यादा आता है. तो इतना ही याद रखिएगा, अगर जो कंपनी हाई डिविडेंड देता है वो लोग इन्वेस्टर्स पसंद नहीं करते वो सब कंपनीज को. और अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो डिविडेंड देता है गवर्नमेंट वाला कंपनी, गवर्नमेंट वाला जिसका गवर्नमेंट का मेजोरिटी शेयर होल्डिंग्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो सब शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिएगा तो आपको डिविडेंड अच्छा मिलेगा. अगर रिलायंस हो गया, एलएनटी हो गया, और जितना भी कंपनीज है वो सब में इन्वेस्ट कीजिएगा तो आपको डिविडेंड ज्यादा नहीं मिलेगा एज कंपेयर. डिविडेंड यील्ड रेशियो तो उन लोगों का बहुत खराब है. ठीक है ना, डिविडेंड यील्ड रेशियो, रिलायंस जा रहा है, सोच लीजिएगा 2500 रुपया का आसपास ऊपर ही जा रहा है रिलायंस. ठीक है ना, आज का मार्केट रेट बोल रहा हूँ, उसका डिविडेंड देता होगा ₹8. तो सोच लीजिए डिविडेंड यील्ड रेशियो कितना कम होगा. डिविडेंड पर शेयर रिलायंस देता है 8 रुपया, सोच लीजिए. ठीक है ना, 10 रुपया इसका एक फेस वैल्यू है शेयर का, रिलायंस का. अभी मार्केट में बिकता है 2500 में. ठीक है ना, तो आप डिविडेंड यील्ड रेशियो निकाल लीजिएगा तो कितना कम होगा. ठीक है ना, तो ये लोग, जो लोग इन्वेस्टर्स होता है, जो लोग ट्रेडर्स भी होता है, वो लोग डिविडेंड के लिए शेयर नहीं खरीदता है, और जो कंपनी ज्यादा डिविडेंड देता है वो लोग उसलिए पसंद भी नहीं करते वो सब कंपनीज को. ठीक है ना, जनरली गवर्नमेंट कंपनीज बहुत अच्छा डिविडेंड देता है. समझ में आ गया, हाँ या ना. ये रियल टर्म्स पे डिविडेंड यील्ड रेशियो देखता ही नहीं है कोई उतना. ठीक है ना. Sir, हाँ बोलो. sir, in real terms, dividend is like that of interest that is given by bank. No. Interest is a fixed rate of fixed, but dividend is not fixed. If there is Dividend loss, the company may changes. not. If let me say, if the company has, if there is a loss in the company, then the company may not declare dividend. Company may not declare dividend, but there are provisions in the Companies Act to declare dividend from past profits. There are provisions in the Companies Act to declare dividend from past profit. Rather, you can say accumulated profit. But the company may not declare, I use the term may not, the company may not declare dividend in case of loss in any financial year. The company may not declare dividend in case of loss in any financial year. But as per the provisions of the Companies Act 2013, the company may declare dividend out of accumulated profit. Okay, dividend
interest rate is fixed, but dividend is not fixed. If you purchase debenture, if that it is 10% debenture, assumed it is 10% debenture, the rate of interest is 10%. Okay, if the company suffered loss, the company will pay you 10% interest. Is it clear? If Yes, the sir. company suffers loss, if the company incurred loss during that accounting year, financial year, the company will pay you interest at the rate of 10%. But if the company suffered loss in a financial year, the company may not pay dividend for that year. Though there are provisions in the Companies Act to pay, a company can pay dividend from its past or accumulated profits, but if the company board of directors think so, they will not declare dividend, they can do so. The dividend is a part of profit. Dividend is nothing but a part of profit, which is distributed among shareholders. If there is no profit, how will a shareholder get a dividend? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. If there is no profit, how a shareholder will get a dividend? But the interest comes when a company takes a loan. The term interest comes when the company is taken a loan. You have to pay interest, whether you have a profit or loss. It is your management's incapability that you borrowed funds from public and you cannot utilize that fund. So the debenture holders will not hear that you have suffered a loss, so don't take interest. They will take interest, or rather you must have to pay interest to the debenture holders. Is it clear? Yes, sir. तो क्या रियल टर्म्स में ना आप लोगों को लग रहा है कि डिवेंचर से अच्छा है. रियल टर्म्स में डिवेंचर अच्छा नहीं है. ठीक है ना. कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होता है क्योंकि उसका पोस्ट टैक्स बेनिफिट मिल जाता है. डिवेंचर का ऊपर उसका अगर 10% डिवेंचर रहता है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट एज्यूम कर रहा हूँ इंडिया में 30.33% है, उससे ज्यादा ही है. तो अगर 30% एज्यूम कर रहा हूँ, सेल्स में से छोड़ दीजिए, 30% अगर एज्यूम कर रहा हूँ, उससे ज्यादा है. कॉर्पोरेट टैक्स 30% है, तो रियल टर्म्स में कंपनीज का आउटफ्लो होता है 7% पोस्ट टैक्स. और एज कंपेयर टू जो इन्वेस्टर्स होता है ना, जो डिवेंचर खरीदा है, उसका ऊपर उसका वो इनकम ट्रीट हो जाता है. उसका ऊपर आप सोच लीजिए 100 रुपया का डिवेंचर खरीदे, वन डिवेंचर, उसका ऊपर 10% डिवेंचर था, फेस वैल्यू था 100 रुपया, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको? हाउ मच द इंटरेस्ट यू विल गेट? How much the interest you will get if the face value of a debenture is ₹100 and the rate of interest is 10%? How much interest will you get? Please. আমার এক্সাম্পলটা ক্লিয়ার হয়েছে কি? Is my example clear? স্যার আবার বলুন. Huh? Yes. If a company is debenture, if the value of a company's debenture is ₹100 and the rate of interest is 10%, then what will be the amount of interest that the company will going to pay to an debenture holder? 10. 10. Very good. 10. अब ये 10 का ऊपर क्या होता है जिसको मिलेगा? सोच लो, एज्यूम मैं एक इन्वेस्टर हूँ, डिवेंचर होल्डर हूँ, सॉरी डिवेंचर होल्डर हूँ. मेरे को जो 10 रुपीज मिल जाएगा ना, वो मेरा इनकम ट्रीट कर लेगा गवर्नमेंट एज पर टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से. अब उसका ऊपर मेरे को जितना टैक्स स्लैब में हूँ, मेरा टैक्स लग जाएगा. तो इसलिए कंपनी के लिए बेनिफिट होता है कि वो पोस्ट टैक्स उसका बेनिफिट मिलता है, मगर जो इन्वेस्टर्स है उसके लिए पोस्ट टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है कुछ. तो इट इज नॉट ल्यूक्रेटिव फॉर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन डिवेंचर्स. ओके, but it is secured. The rate of interest on debentures is higher than that of bank FDs. Okay, the rate of debentures normally is higher than that of bank FDs. And some people also invest in debentures. It depends upon that person's perception and risk taking capabilities, etc. Is it clear? Dividend yield ratio. हाँ या ना বলো. স্যার আপনি তো বলছেন যে ডিভিডেন্ডটা মানে এক ধরনের প্রফিটই. হ্যাঁ হ্যাঁ বলো. তাহলে ইনভেস্টররা কেন ওটা নেবে না? নেয়, কিন্তু ওটা নিয়ে মাথা ঘামায় না. ইনভেস্টরদের কাছে ওটা খুচরো পয়সা. তুমি ধরো আজকে লেট মি গিভ অ্যান এক্সাম্পল.
If you today purchase the Reliance share, one Reliance share, একটা রিলায়েন্সের শেয়ার किन एक रिलायंस का शेयर खरीदे 2,500 रुपया देकर, उसमें कितना डिविडेंड आएगा पता है? अगर कंपनी उसका फेस वैल्यू है 10 रुपीस का शेयर आप खरीदा मार्केट वैल्यू में 2500 में, कंपनी सोच लीजिए इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, एक तो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया 80% इंटरिम डिविडेंड, तो कितना होगा? फेस वैल्यू का ऊपर इंटरिम डिविडेंड आएगा, तो 100 का रुपये 10 का ऊपर 80% 8 रुपया, तो 2,500 रुपया लगाकर आपको मिलेगा कितना? 8 रुपया। बॉदर फॉर इट, तो ब्रोकरेज भी नहीं आएगा। जो आपका जो ब्रोकर है ना, उसका जो ब्रोकरेज है और एसटीटी और जीएसटी जो कटेगा ना, वो भी उठेगा नहीं। 8 रुपया जो कटेगा, 8 रुपया जो आपको मिलेगा एक शेयर में, ब्रोकरेज और एसटीटी भी नहीं आएगा, खर्चा नहीं आएगा जो डिविडेंड मिलेगा। इज इट क्लियर? বোঝা গেছে না যায়নি? কারণ ও তো ফেস ভ্যালুর উপর দেবে ডিভিডেন্ডটা, ও তো 10 টাকার উপর দেবে, 80% দিলে 8 টাকা হয়। তুমি তো কিনেছো ওই শেয়ারটা 2,500 টাকা দিয়ে, 2,500 টাকা তোমার 8 টাকা ব্রোকারেজ আসবে না, ব্রোকারেজ এসটিটি জিএসটি আসবে না, সব কাটার পর তোমার দেখবে 8 টাকা খেয়ে গেছে। ঠিক আছে, ওর পয়সা উঠবে না। সুতরাং কেউ চায় না ডিভিডেন্ড না যায়, আস্তে আস্তে ঠিক আছে সেটা অন্য কথা। হ্যাঁ দেখো, इसका बाद भी है कुछ इन्वेस्टर्स है वो डिविडेंड लेना पसंद करता है, अभी वो डिविडेंड भी टैक्सेबल है अप टू स्पेसिफिक लिमिट का ऊपर आपको डिविडेंड मिल गया वो भी टैक्सेबल हो जाता है। तो कंपनी क्या करता है, डिविडेंड उतना डिक्लेयर करता नहीं है। जो भी कंपनी से देखिएगा डिविडेंड अच्छा देता है, उसका मार्केट वैल्यू अच्छा नहीं है, मार्केट प्राइस अच्छा नहीं है। आप डिपेंड अपॉन परसेप्शंस के डिपेंड, ये इन्वेस्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कब उसको डिविडेंड चाहिए। क्या होता है ना, फिनेंशियल डिसीजंस ना कस्टमाइज्ड होता है, ये जो फिनेंशियल डिसीजन ना कस्टमाइज्ड होता है। मतलब क्या बोला कि आपको देखकर मैं नहीं करूंगा, मेरे को देखकर आप मत कीजिएगा, मेरा कुछ दूसरा ही नीड्स है, इसलिए मैं मेरा फिनेंशियल डिसीजन उस हिसाब से लेता हूं। मे बी आपका फिनेंशियल नीड्स कुछ डिफरेंट है, उस हिसाब से आप आपका इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। तो ये टोटली फिनेंशियल डिसीजंस होता है ना, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होता है ना, टोटली कस्टमाइज्ड होता है। ये कभी देखकर नहीं किया जा सकता, अगर देखकर करेंगे तो आपको नुकसान होगा मे बी। ये टोटली कस्टमाइज्ड होता है, ये वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मेरा फिनेंशियल नीड्स क्या है उस हिसाब से मैं इन्वेस्ट करूंगा, आपका फिनेंशियल नीड्स क्या है उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिएगा। मैं इन्वेस्ट करूंगा देखकर आप इन्वेस्ट कर दिया ना, मे बी माई फिनेंशियल नीड्स आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यू। इज इट क्लियर? तो आप जो इन्वेस्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है वो डिविडेंड लेना चाहता है ना इंटरेस्ट लेना चाहता है, क्योंकि इसके लिए बहुत फैक्टर्स चेक किया जाता है। वो अगर इंटरेस्ट लेना चाहता है तो डिवेंचर में जाएगा, वो अगर डिविडेंड लेना चाहता है तो गवर्नमेंट स्टॉक्स में जाएगा, पीएसयू स्टॉक्स में जाएगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का स्टॉक्स में जाएगा। अगर वो कैपिटल एप्रिसिएशन लेना चाहता है तो प्राइवेट कंपनीज में जाएगा, पब्लिक जैसे टाटा हुआ ये सब में जाएगा। वो लोग कैपिटल उतना ये डिविडेंड ही नहीं देता है। उन लोगों का क्यों है, क्यों डिविडेंड ज्यादा नहीं देता, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत हाई होता है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट कंपनीज। और गवर्नमेंट कंपनीज क्या, गवर्नमेंट खोलकर ही रखा है कि डिविडेंड कमाने के लिए। डिविडेंड आएगा क्योंकि उसका बजट डेफिसिट रहता है। अब देखिएगा ये जो दिसंबर महीना आएगा ना, गवर्नमेंट चल रहा है, मतलब नवंबर से गवर्नमेंट स्टार्ट कर देगा, उसका बजट डेफिसिट आ जाएगा, तो उस डेफिसिट को, शॉर्टफॉल को मीट करने के गवर्नमेंट के शेयर्स बेचेगा, डिसइन्वेस्टमेंट करेगा, डिविडेंड लेगा हाई यील्ड में। तो ये जो डेफिसिट होता है ना बजट का, उसको मीट अप करने के लिए, ठीक है। तो रियली जो लोग आप जिस सब कंपनीज में देखिएगा, जो जितना भी आप किसी भी गवर्नमेंट कंपनीज उठा लीजिएगा, सेल, एनी बैंक, ठीक है ना, देखिएगा उसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रहता ही नहीं है। जैसे बाहर वाला देश का फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब बाहर का कंपनी जो रहता है ना, ये फाइनेंशियल कंपनी, वो लोग इन्वेस्ट ही नहीं करते ये सब कंपनी, क्योंकि इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत कम रहता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट खोलकर रखा पैसा कमाने के लिए, ठीक है ना। आदमी लोगों का क्या चाहिए, पैसा कमाने के लिए नहीं। गवर्नमेंट जैसे रियल टर्म्स में इन्वेस्टर्स चाहता है कि
वो कमाएगा कैपिटल एप्रिसिएशन। हाँ, तब भी कोई बहुत आदमी करता है डिविडेंड में, डिविडेंड कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसका लिए उस डिपेंडिंग अपॉन दैट सिचुएशन ऑफ दैट पर्सन, क्या सिचुएशंस में है, उसका फिनेंशियल नीड्स क्या है, क्योंकि ये टोटली इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कस्टमाइज्ड होता है, एकदम टोटली कस्टमाइज्ड होता है, ये कभी देखकर नहीं किया जा सकता है। ओके, इज इट क्लियर? বোঝা গেছে? हाँ, তোমার না তো বলবে? হ্যাঁ স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, এই দুটো রেশিও একবার গো থ্রু করো, नहीं तो আমি সামনে যাব, ठीक है? प्लीज गो थ्रू दिस टू रेशियोज, आई विल गिव यू 2 मिनट्स, 2 मिनट दे रहा हूँ, ये दोनों रेशियो पढ़ लीजिएगा, किसी का कोई डाउट्स है तो रेज कीजिएगा, नहीं तो मैं सम में जाऊंगा। रेशियोज इधर ही, थ्योरेटिकल पार्ट इधर ही खत्म हो जाएगा। হ্যাঁ, आप लोग पढ़ लिए, পড়েছো তোমরা? প্রাইস আর্নিং রেশিও, ডিভিডেন্ড ইল্ড রেশিও, হ্যাঁ या না? আমি অডিবল না? হ্যাঁ স্যার পড়ছি। হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। ওকে, কোনো কোয়ারিজ রিগার্ডিং প্রাইস আর্নিং রেশিও এন্ড ডিভিডেন্ড ইল্ড রেশিও? Any queries regarding price earning ratio and dividend yield ratio? करो कोनो queries नहीं? Okay. Now we'll move to a example or a sum rather. A profit and loss account of a India Traders Limited for the year ended 31st, ये दिया गया है, तो profit and loss account, और उसका साथ भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ में दिया गया है। ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 2 लाख, परचेज दिया है 60% क्रेडिट 12 लाख, इसको 12 लाख का 60% क्रेडिट है, तो 7,20,000 will be the credit sale, credit purchase. Okay, total purchase is 12 lakh and then sales is 80%, sales is 18 lakhs, उसमें 18 lakhs का अंदर 80% क्रेडिट सेल्स है, मतलब उधारी का सेल है। Then closing stock is 2,50,000 and gross profit is 6,50,000. And again the profit and loss में क्या है? Administrative expenses at 1,20,000, selling expenses at 1,12,000, finance expenses है, finance expenses मतलब interest cost है, finance interest cost का अच्छा नाम है finance expenses, ठीक है ना? तो it is nothing but an interest. Finance expenses is 60,000. So net operating profit is 3,58,000. It has already been given. Thereafter क्या काम है? इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट चार्ज फिर एक तो दिया है, फिर इंटरेस्ट चार्ज 10,000, इनकम टैक्स 1,47,200, प्रेफ डिविडेंड मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिला 30,000, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर इंटरेस्ट dividend and tax, net profit after interest dividend and tax is 1,90,800. Okay, and interest income is rupees 10,000. Thereafter a balance sheet is given. In the balance sheet, in the liability side, we see that 40,000 equity shares at the rate of rupees 10 each. Rupees 10 is the face value. Rupees 10 is the face value of each share. मतलब एक शेयर का
फिर जब इशू किया गया था तब उसका दाम था 10 रुपया, अभी भी उसका शेयर्स का दाम है 10 रुपया, मगर मार्केट वैल्यू इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम फेस वैल्यू, ठीक है ना। मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू अलग रहता है, ठीक है ना। मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू अलग रहता है। ये फेस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू डेली चेंज होते रहता है, हर मिनट में, मे बी हर मिनट में चेंज होते रहता है ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। इन द मार्केट आवर्स द मार्केट वैल्यू हर मिनट हर सेकेंड में चेंज हो सकता है, ठीक है ना, मार्केट आवर्स में। जब मतलब मार्केट, आई मीन टू से व्हेन द स्टॉक मार्केट हैज बीन, स्टॉक मार्केट जब खुला रहता है तो 40,000 इक्विटी शेयर्स, फेस वैल्यू था 10 रुपया ईच, तो उसका वैल्यू कितना हो गया 4 लाख। एंड 30,000 10% प्रेफ मींस प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफ मींस प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 each is equal to ₹3 lakh. So what is the difference between, now the question may arise in your mind, what is the difference between equity shares and preference shares? Is it clear? Now a question may arise in your mind, what is the difference between equity shares and preference shares? In Indian stock market scenario, Indian stock market ए कोनो एकटाई कंपनी, सिर्फ एक ही कंपनी का प्रेफरेंस शेयर्स है, इशूड है, वो भी बहुत पहले का है, वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। जितना भी शेयर्स ट्रेड होता है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, एनएससी या बीएससी में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नहीं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, सब शेयर्स इक्विटी शेयर्स ही है, सब शेयर्स इक्विटी शेयर्स है। कुछ कंपनीज का है, ठीक है ना, और तो टाटा मोटर्स का है, टाटा मोटर्स डीआरवी, ठीक है ना, टाटा मोटर्स का भी कुछ है, वो प्रेफरेंस शेयर्स है, ठीक है ना। नहीं तो जनरली 99% केस का शेयर सब है आपका इक्विटी शेयर्स ही, ठीक है ना। टाटा मोटर्स का भी कुछ शेयर्स है प्रेफरेंस शेयर्स, और हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी है कुछ प्रेफरेंस शेयर्स। नहीं तो 99% शेयर्स जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है वो सब इक्विटी शेयर्स होता है। ये जनरली द डिफरेंस बिटवीन क्या इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में, वो जो 10% प्रेफरेंस शेयर्स लिखा गया ना, प्रीफिक्स है 10 प्रेफरेंस शेयर्स के पहले 10%, मतलब हर साल आपको 10% ही आपको डिविडेंड मिलेगा, ये डिविडेंड फिक्स है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा। अगर प्रॉफिट होगा तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा। प्लीज नोट इट डाउन, लिख लीजिएगा कॉपी में। इफ देयर इज अ प्रॉफिट, if there is profit, please note it down, if there is profit, comma, the company will pay dividend to the preference shareholders as per the specified rate, as per the specified rate. In this sum it is 10%, in this sum it is 10%, and thereafter if any distributable profit left, and thereafter if any distributable profit left will be distributed among equity shareholders. Is it clear? लिख लिया आप लोग, सबे लिखे जो? Distributed among shareholders. Among equity shareholders. इसलिए इसका नाम है प्रेफरेंस, ये कुछ को प्रेफरेंस मिलता है, प्रेफरेंस इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, इसलिए इसको बोला जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। रियल वर्ल्ड में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स माने रियलिटी में हिंदुस्तान यूनिलीवर का कुछ है और टाटा मोटर्स का कुछ है। नहीं तो जितना भी शेयर्स आप लोग देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है वो सब इक्विटी शेयर्स ही है। আর একবার একটু বলুন না, প্রথম থেকে দেখো সেন্টেন্স প্রথমে এই ফার্স্টের এটাই মানে বাদ গেছে একটু, মানে এই টু দা প্রেফারেন্স শেয়ার হোল্ডার, তারপর থেকে এন্ডের আগে অবধি। আচ্ছা দেখো আমার তো মনে নেই, আমি তাও আরেকবার আমি যেরকম ভাবে চিন্তা করে বলেছিলাম, মেবি তোমার সঙ্গে একটু মিসম্যাচ হতে পারে, তুমি একবার পুরোটাই লিখে নাও, কেননা ওই সেন্টেন্স আমি তো কোনো জিনিস দেখে বলছি না, আমি এরকম চিন্তা করে বলছি, তো কিছু না ম্যাচ মিসম্যাচ হতে পারে, পুরোটাই প্রথম থেকে আবার লেখো। If the company has a dividend, if the company has a profit,
if the company had a profit, comma, it will at first give dividend. It will at first give dividend to the. It will at first give dividend to the preference shareholders at a specified rate. In the context of this sum, it will be 10%. In the context, bracket में लिख सकते हैं आप लोग. In the context of this sum, it is 10%. मतलब ऐसा सम में बोला रहेगा, नहीं तो प्रेफरेंस शेयर्स का पहले बोला रहता है कितना परसेंट डिविडेंड वो लोग मिलेगा. And thereafter, if any, and thereafter, if any divisible profit left, and thereafter, if any divisible profit left, will be distributed among equity shareholders. বোঝা গেছে? হয়েছে লেখা? লিখে নিয়েছো? Yes, sir. कुछ नहीं, है प्रेफरेंस, नाम से ही पता लगता है प्रेफरेंस, मतलब पहले इसको प्रेफरेंस मिलेगा डिविडेंड मिलने के लिए. पहले इसको प्रेफरेंस मिलेगा डिविडेंड के लिए. 99% शेयर्स जो ट्रेड होता है स्टॉक एक्सचेंज में वो सब इक्विटी शेयर्स ही होता है. रियल वर्ल्ड में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हिंदुस्तान यूनिलीवर और टाटा मोटर्स का टाटा मोटर्स डीआरबी बोलकर आप लोग कभी सर्च मारिएगा, मिल जाएगा. ठीक है ना? तो वो सब है, इसका है डीआरबी, तभी डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स है. डीआरबी का फुल फॉर्म होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स का. तो वो टाटा मोटर्स का भी कुछ मिल सकता है. चलिए 10% डिवेंचर्स है. ये डिवेंचर्स क्या है? एनीबॉडी डिवेंचर्स क्या है? डिवेंचर्स क्या है? डिवेंचर्स का मतलब क्या है? एनीबॉडी, व्हाट डू यू मीन बाय डिवेंचर्स? बहुत बार बोला है, 2-3 बार तो मिनिमम बोला होगा. डिवेंचर्स बोलिए प्लीज. व्हाट डू यू मीन बाय डिवेंचर्स? लिख कर रखिए. डिवेंचर्स आर लॉन्ग टर्म लोन्स टेकन बाय अ कंपनी. डिवेंचर्स आर लॉन्ग टर्म लोन टेकन बाय अ कंपनी. डिवेंचर्स आर लॉन्ग टर्म लोन्स taken by a company. Here 10% debentures मतलब 10% rate of interest. Here 10% debenture मतलब 10% rate of interest. Then reserves and surplus. It is nothing but accumulated past years का कुछ profit रह सकता है, इसमें कुछ specific reserves भी रह सकता है, general reserves भी रह सकता है. ये reserves है, मतलब कंपनी के पास पैसा पड़ा हुआ है. कितना है? 1,76,200. Then comes profit and loss account. इसका बैलेंस कितना दिखा रहा है? At the year end 1,90,800. Then creditors 2,30,000, bills payable 56,000, bank overdraft 50,000, outstanding expenses 12,000, provision for taxation मतलब टैक्स देने के लिए पैसा हटा कर रखा है 1,20,000, and proposed dividend. ये क्या बोला? proposed dividend. ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज किया है. ठीक है ना? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज किया है 80,000. अब जब एजीएम में एनुअल क्या होता है, लिटरली टू सेंस में ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज करता है. ठीक है ना? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ ए कंपनी. ठीक है ना? तो ये लोग लिटरली प्रपोज करता है डिविडेंड को, बोलता है कि मैं इतना डिविडेंड दे सकता हूं. अब ये क्या होता है? शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में. इसको बोला जाता है शॉर्ट में, एनुअल जनरल मीटिंग का शॉर्ट फॉर्म है एजीएम. वो क्या होता है? एजीएम में अप्रूव करता है. जनरली एजीएम 30 सितंबर का अंदर खत्म करना पड़ता है, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द
एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, 6 महीने का अंदर किया जा सकता है एज पर कंपनीज एक्ट, ठीक है ना 2013। तो वो प्रोपोज डिविडेंड को आपको एजीएम का अंदर शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रोपोज करता है, उसका बाद शेयर होल्डर्स लोग वोट करके उसको अप्रूव करता है। जब प्रोपोज डिविडेंड को शेयर होल्डर्स अप्रूव कर देता है उसको बोला जाता है डिविडेंड। देयर इज नथिंग डिफरेंस बिटवीन द difference between proposed dividend and dividend is when the proposed dividend has been proposed by the board of directors and when that proposed dividend has been approved. I use the term when the proposed dividend has been approved by the shareholders in the annual general meeting, it becomes dividend. Is it clear? तो ये क्या होता है 31 मार्च का फिगर है, क्योंकि अब 31 मार्च 31 दिसंबर का फिगर होता है। रियल सेंस में क्या होता है 31 मार्च का फिगर होता है, और वो जो अप्रूवल आता है ना शेयर होल्डर्स जब अप्रूवल करता है एजीएम जनरली होते होते आपको जुलाई अगस्त हो ही जाता है, ठीक है ना, तब जाकर वो प्रोपोज डिविडेंड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट में आप लोगों का इधर और कुछ नहीं है, और एसेट साइड में हम लोग मूव करते हैं। उसमें लैंड एंड बिल्डिंग है 4.5 लाख रुपया, 4,50,000, प्लांट एंड मशीनरी है 2,30,000, फर्नीचर है 34,000, 10% इन्वेस्टमेंट। इधर 10% इन्वेस्टमेंट मतलब ये क्या कंपनी का कुछ प्रॉफिट्स था, पुराना ईयर का रिजर्व था। जनरली क्या होता है रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस हैज बीन सपोर्टेड बाय इन्वेस्टमेंट। जनरली क्या होता है रिजर्व एंड इन ट्रू सेंस में क्या होता है रिजर्व एंड सरप्लस का साथ इन्वेस्टमेंट का मैचिंग होना चाहिए। इस सम में जैसे सम है कुछ बनाया गया, इधर रिजर्व एंड सरप्लस दिखा रहा है 1,76,200, उधर इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, मतलब 1 फिर क्वेश्चन अराइजेस व्हाट द 76,200 इन रियल टर्म में। कभी भी किसी कंपनी का बैलेंस शीट देखिएगा तो रिजर्व एंड सरप्लस का साथ उसका इन्वेस्टमेंट का मैचिंग आएगा। ज्यादा थोड़ा कुछ इधर उधर हो सकता है इंटरेस्ट के लिए। जनरली ये इन्वेस्टमेंट जो होता है इज सपोर्टेड बाय रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। चलिए ये सम है, इसे बनाया गया है तो इसमें ये मैच नहीं कर रहा है, आसपास भी नहीं रहा है। देयर इज अ मिसमैच ऑफ 76,200 इन रियल टर्म्स, इट मस्ट बी इसका आसपास होना चाहिए, क्योंकि दोनों में कुछ डिफरेंस आ सकता है क्योंकि इंटरेस्ट इधर घुसता आता है। चलिए फिर क्लोजिंग स्टॉक 2,50,000, तो फिर डेटर्स 4,30,000, बिल्स रिसीवेबल 1 लाख, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज मींस ये जो ऊपर का वाला 10% इन्वेस्टमेंट है, मे बी ये इन्वेस्टमेंट है फिक्स्ड डिपॉजिट्स में, मे बी ये इन्वेस्टमेंट है फिक्स्ड डिपॉजिट्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स में। और मार्केटेबल सिक्योरिटीज मींस जो सिक्योरिटीज हम लोग इजीली सेल कर सकते हैं, जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गया शेयर्स, ठीक है ना, शेयर्स हो गया, डिवेंचर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज जिसका इजीली मार्केट है, जिधर हम लोग इजीली सेल कर सकते हैं। These are marketable securities, and obviously it is in the under the head current assets. Current assets का अंदर ही ये आएगा marketable securities। तो शॉर्ट टर्म पर्पस में कंपनी खरीदा है, ठीक है ना, इट इज अ वन सॉर्ट ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल जो सिक्योरिटीज है। तो ये 30,000 है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, कुछ पहले से हम लोग खर्चा पे कर चुके हैं 6,000 है, कैश इन हैंड है 50,000, कैश एट बैंक 20,000 है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 10,000 है, एंड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स डिस्काउंट में इशू किया गया था, ठीक है ना। डिस्काउंट में इशू तो शेयर होता नहीं है, ये सम में आता है। रियल लाइफ में कोई भी शेयर ले लीजिएगा डिस्काउंट में इशू ही नहीं होता है, क्या होता है ना ये सम में दे देता है ऐसा फिगर। रियल लाइफ में आपको डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स मिलता ही नहीं है, हर शेयर प्रीमियम में इशू होता है, हर शेयर प्रीमियम है। 10 रुपया का शेयर तो 700-800 में इशू होता है, ठीक है ना, उसका अभी कैप रहता है, वो छोड़ दीजिएगा। तो कोई भी शेयर रियल लाइफ में आपको 10 रुपया में इशू नहीं होता, डिस्काउंट में मतलब इसका मतलब हो गया 10 रुपया का शेयर आपको 8 रुपया में इशू होता है, ठीक है ना। यही होता है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल का डिफरेंस। थ्योरी में आपको बहुत चीज मिल जाएगा कि जैसे रियल लाइफ में तो होता ही नहीं है, कोई शेयर डिस्काउंट में इशू ही नहीं होता है। अगर कंपनी का शेयर अंडर वैल्यू मतलब उसका वैल्यू जज नहीं कर सकते। लेट मी से, अगर आप बोलते हैं कि मेरा कंपनी का, यू हैव टू जस्टिफाई द वैल्यू ऑफ योर शेयर्स व्हेन यू हैव टू लिस्ट एनी शेयर्स। व्हेन आपको शेयर्स को इशू किए आप लोग, मतलब सेबी का अप्रूवल लिया कंपनी, अभी सेबी का तो उतना अप्रूवल नहीं लगता है, मगर तब भी आपको जो प्राइस लगाया आपका शेयर्स का वैल्यू, तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि इतना मेरा शेयर्स का वैल्यू होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। वो चेक करेगा, आदमी लोग देखता है, फिर क्या होता है इन्वेस्ट करता है। तो जनरली आप 10 रुपया 10 रुपया फेस वैल्यू बोल रहा है कि आप 8 रुपया दे दो, मैं आपको 2 रुपया डिस्काउंट दे रहा हूँ। रियल टर्म्स में होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, मैं स्ट्रेस देकर बोल रहा हूँ, ठीक है ना। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर ये थ्योरेटिकली है तो है, हर शेयर प्रीमियम में इशू होता है। 10 रुपया का शेयर अभी इशू होता है 700-800 में,
प्राइस का रहता है, अपर प्राइस बैंड, लोअर प्राइस बैंड में भी सोच लीजिए 700 से 720, मतलब अभी ऑक्शन होता है तो 700 का लोअर प्राइस बैंड 700, अपर सब प्राइस बैंड 720 सोच लीजिए। तो इतना, कभी भी उससे भी कम अगर पकड़ ले 200 250, कभी भी फेस वैल्यू में शेयर अभी इशू नहीं होता, हर शेयर प्रीमियम में इशू होता है, मैं ज्यादा प्राइस देकर लोगों को खरीदना पड़ता है एट द टाइम ऑफ इशू। तो ये थ्योरेटिकली होता है, थ्योरेटिकली देखिए बहुत चीज होता है, रियल लाइफ में ऐसा तो होता ही नहीं है, ठीक है ना। मैं तो 100% होता ही नहीं हूँ ऐसा बोलूंगा, ठीक है। Then we have to compute the current ratio, liquid ratio, absolute quick ratio, proprietary ratio, debt equity ratio, capital gearing ratio, gross profit ratio, net profit ratio, operating profit ratio, and operating ratio and operating profit ratio. Is it clear? तो मैं 2 मिनट टाइम दूं क्या, इसको पढ़ेंगे आप थोड़ा शाम को एक बार देखिएगा, हाँ या ना, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ Am স্যার। I স্যার audible এই to all of you? প্রফিট এন্ড হ্যাঁ, লস অ্যাকাউন্ট আর ব্যালেন্স শিট এটা কি গিভেন থাকবে কোশ্চেনে? কোশ্চেনে দেওয়া থাকবে। It মানে will be given আমাদেরকে to you আলাদা exam. করে ওই যেমন আপনি এই প্রফিট লস অ্যাকাউন্ট ওটা ব্যালেন্স আলাদা শিট সাম, বানালে ওটা আলাদা সাম থাকবে, ওটা ফাইনাল অ্যাকাউন্টস এর সাম, এটা রেশিও অ্যানালিসিস এর সাম, ওটা এটা ওরা বানাতে তোমাকে দেবে আর দিয়ে এটাই দেবে, অলরেডি গিভেন। গিভেন ওকে থাকবে কোশ্চেন, এটা তোমাকে দিয়ে দেবে কোশ্চেন। তো এটা দেখার দরকার, এটা কি দেখবে অঙ্কটা আরেকবার দেখবে, এটা কোশ্চেনটা একবার দেখা দেবেন, আমি অ্যানসারে যাব, ডাইরেক্ট মুভ করব, ইয়েস স্যার ইয়েস। মুভ করবো অ্যানসারে, কোশ্চেনটা দেখবেন আমি অ্যানসারে যাব, ইয়েস স্যার মানে তো দুটোই হয় মিনিং, তাহলে আমি ব্যালেন্স অ্যানসারটা শিটটা একবার দেখবো তাহলে। আচ্ছা ঠিক আছে। স্যার প্রভিশন ফর ট্যাক্সেশন এটা কি বলেছিলেন, প্রভিশন মানেটা? क्या होता है ना, टैक्स किसका ऊपर लगता है, टैक्स तो प्रॉफिट का ऊपर लगता है, प्रॉफिट रियल टाइम में हम बुक के क्लोज करता है 31 मार्च को, 31 मार्च को मैं ईयर एंड करता हूं, ठीक है। मेरे को प्रॉफिट रियल टाइम में पता चलता है जून मई, मिड में, या नहीं तो फर्स्ट वीक ऑफ जून। कैसे? अब मैं तो अकाउंट्स बना दिया 31 मार्च का डेटा में, बड़ा बड़ा कंपनीज का ना बहुत जगह से डेटा आते रहता है, ठीक है ना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फिर उसको कंसोलिडेट किया जाता है, फिर उसको कंसोलिडेशन का बाद क्या होता है, ऑडिटर्स आता है, ऑडिटर्स चेक करता है, फिर अप्रूव करता है, ऑडिटर साइन करेगा, ऑडिटेड होगा तब, अब जब ऑडिटेड होगा तब वो प्रॉफिट को लिया जाएगा, अब उसका ऊपर टैक्स होगा। तो ये तो मेरे को जब एक्चुअल ऑडिटेड प्रॉफिट मेरे को मिलेगा कब, मेरे को लिटरली मिल जाएगा एट द एंड ऑफ मई, नहीं तो फर्स्ट वीक ऑफ जून। तो क्या होता है, कंपनी एडवांस टैक्स देता है, क्या करता है, हर क्वार्टर में कंपनी क्या करता है, कुछ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हटा कर रखता है, उधर से वो लोग टैक्स देते, पे करता है, मतलब टैक्स के लिए कुछ प्रोविजन, मतलब टैक्स के लिए कुछ पैसा वो लोग हटा कर रखता है पीएल के लिए, अब उससे वो लोग टैक्स पे कर देता है, लास्ट में कुछ अगर डेफिसिट आएगा तो पे कर देता है। लिटरली कंपनीज के लिए तो एडवांस टैक्स एप्लीकेबल है, इतना तो आप लोगों को इनकम टैक्स नहीं है तो इतना नॉलेज भी नहीं होगा, और बोलना भी, समझने में भी प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ये तो बड़ा कंसेप्ट है। कंपनीज के लिए एडवांस टैक्स एप्लीकेबल है, वो लोग एडवांस टैक्स पे करता है पहले से, ऑन एस्टिमेटेड बेसिस एडवांस टैक्स पे करता है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट का बेसिस में, प्रॉफिट को एस्टिमेट किया कर लो, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं हुआ, हम क्या बोल रहे हैं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट का ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दो, फिर एट द ईयर एंड जब आपको एक्चुअल प्रॉफिट मिल जाएगा तब आपको देखिएगा, अगर शॉर्ट पेमेंट होगा तो गवर्नमेंट को दे दीजिएगा, अगर एक्सेस पेमेंट होगा तो गवर्नमेंट रिफंड कीजिएगा। तो इसलिए अब ये तो आप इसलिए आता है डिफर्ड टैक्स एसेट, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये सब बहुत आता है, इधर तो आपको नहीं मिलेगा वो टर्म, ठीक है ना। ऐसा किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट देख लीजिएगा तो ये तो आप लोगों का सिलेबस में भी नहीं है, डिफर्ड टैक्स एसेट, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, बहुत कुछ आते रहता है, छोड़ दीजिए। तो इसका मतलब यही होता है कि आपको टैक्स क्या होता है ना, टैक्स के लिए कुछ पैसा हटा कर रखते हैं, इसको बोला जाता है प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स पे करने के लिए। इज इट क्लियर? यस सर। हेलो अर्पण, प्रोविजन फॉर टैक्स इज नथिंग बट कुछ पैसा मैं प्रोविजन टैक्स पे करने के लिए हटा कर रखता हूँ, ठीक है ना। इधर से हम लोग जब इनकम टैक्स आता है, इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स, तो वो हम लोग पे करते हैं। ये तो डिविडेंड का ऊपर भी टैक्स लगता है, सीडीटी, ठीक है ना, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, ठीक है ना, सीडीटी भी लगता है।
ठीक है। ये जो डिविडेंड पे होता है ना, इसके ऊपर भी टैक्स लगता है, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, सीडीटी। ठीक है। आप पहले क्या था, ये सिर्फ कॉर्पोरेट, ये डिविडेंड इनकम इज एग्जेम्प्टेड इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है ना, पहले क्या था, डिविडेंड इनकम पूरा ही एग्जेम्प्टेड था शेयर होल्डर्स का हाथ में। अभी 1 लाख तक डिविडेंड एग्जेम्प्टेड है साल में, उसका ऊपर आप डिविडेंड कमाएंगे तो यू हैव टू पे टैक्स। तो क्या होता है ना, एक ही इनकम के ऊपर डबल टैक्सेशन आ गया। ठीक है ना, एक ही इनकम के ऊपर डबल टैक्सेशन आ गया। एक ही इनकम के ऊपर गवर्नमेंट भी टैक्स, डिविडेंड होल्डर मतलब शेयर होल्डर भी टैक्स दे रहा है और कंपनी भी टैक्स दे रहा है। जो कंपनी डिविडेंड के ऊपर टैक्स देता है उसको बोलता है सीडीटी, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। ठीक है ना, तो कंपनी तो लिटरली एक प्रॉफिट के ऊपर 3 बार टैक्स जाता है। लिटरली इनकम टैक्स देता है, फिर देता है सीडीटी देता है, फिर देता है जो शेयर होल्डर्स है वो भी डिविडेंड के ऊपर टैक्स देता है। आप अगर डिविडेंड 1 लाख साल में 1 ईयर में 1 लाख का ऊपर डिविडेंड कमाएंगे तो आपको भी टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है ना, साल में आपका डिविडेंड इनकम 1 लाख का ऊपर होगा तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब लिटरली इंक्लूसिव क्या होता है, एक ही इनकम के ऊपर गवर्नमेंट 3 बार टैक्स लेता है। ठीक है ना, कंपनी का एक प्रॉफिट के ऊपर गवर्नमेंट 3 बार टैक्स लेता है। एक बार तो इनकम टैक्स लेता है, फिर एक बार लेता है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का ऊपर, फिर वो जो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स का हाथ में आ गया तो शेयर होल्डर्स का भी हाथ में टैक्सेबल हो जाता है। अगर आपका टोटल एक्यूमुलेटेड मतलब जितना भी कंपनीज है उसका 1 लाख का ऊपर आपका डिविडेंड इनकम हो गया तो गवर्नमेंट को टैक्स दे दीजिए। ठीक है, तो एक ही प्रॉफिट के ऊपर 3 बार टैक्स लेता है गवर्नमेंट। ठीक है, तो ट्रू सेंस में आप तो इधर प्रपोज ऐसा कंपनी अकाउंट्स में देखिएगा तो इधर सीडीटी भी आ जाएगा। ठीक है ना, इधर प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब होता है प्रॉफिट के लिए, टैक्स पे करने के लिए कुछ प्रॉफिट हम लोग हटा कर रखता है। इज इट क्लियर और पोर्ट ये सर एबार आंसर चलो ठीक है। এবার ফার্স্ট হচ্ছে কারেন্ট রেশিও কারেন্ট অ্যাসেটস বাই কারেন্ট লায়াবিলিটিস। কারেন্ট রেশিও ইজ ইকুয়াল টু কারেন্ট অ্যাসেটস বাই কারেন্ট লায়াবিলিটিস। কারেন্ট অ্যাসেটস কত আছে দেখো, কারেন্ট অ্যাসেটস এর মধ্যে কি কি আসবে লিখে নাও। কারেন্ট অ্যাসেটস আসবে ক্লোজিং স্টক, ডেটার্স, বিলস রিসিভেবল, মার্কেটেবল সিকিউরিটিজ, প্রিপেড এক্সপেন্সেস, ক্যাশ ইন হ্যান্ড, ক্যাশ এট ব্যাংক। ঠিক আছে, এই কটা আসবে কারেন্ট অ্যাসেটস। ঠিক আছে, আর কারেন্ট লায়াবিলিটিস আসবে आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोपोज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड प्रोपोज डिविडेंड। ये सब इधर से लेकर क्रेडिटर्स से लास्ट तक ये आ जाएगा करंट लायबिलिटीज में। इधर से क्लोजिंग स्टॉक से लेकर कैश एट बैंक, ये कैश एट बैंक ये आ जाएगा आपका करंट एसेट्स में। ठीक है, ये तो স্যার কারেন্ট অ্যাসেট কোনগুলো এলো একবার বলবেন? আচ্ছা, কারেন্ট অ্যাসেটস এর ক্লোজিং স্টক থেকে ক্যাশ এট ব্যাংক অবধি প্রত্যেকটা। ठीक है जी, ये क्लोजिंग स्टॉक से कैश एट बैंक करंट एसेट। मतलब करंट एसेट्स का मतलब होता है जो विद इन 6 महीने के अंदर मेरे को वो मैं कैश में कन्वर्ट करा सकता हूँ जनरली। ऐसे तो ऐसा बोला गया विद इन द 1 ऑपरेटिंग साइकिल में। ऐसा अगर अकाउंटिंग इन डेज का टर्म्स है तो विद इन 1 ऑपरेटिंग साइकिल बोला, उतना तो आप लोगों को जानने के नहीं, आप ऐसा जानिएगा तो चलेगा विद इन 6 मंथ जिसको मैं कैश में कन्वर्ट करा सकता हूँ। कैश इन हैंड तो कैश में ही है, बैंक को तो बैंक में जब चाहेंगे उसको कैश में कन्वर्ट करा सकता है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब जब चाहेंगे हम सेल कर सकता है। बिल्स रिसीवेबल मतलब जनरली 6 महीने का अंदर ही आ जाता है। डेटर्स मतलब जिन लोगों को बस पैसा मिलने वाला ये भी 6 महीने का अंदर आ जाता है। क्लोजिंग स्टॉक ये भी में, अगर क्लोजिंग स्टॉक 2 टाइप का होता है, फिनिश गुड्स 3 टाइप का होता है लिटरली, क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस होगा फिनिश गुड्स हो जाएगा, सेल कर देंगे पैसा आ जाएगा, और रॉ मटेरियल्स होगा तो वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा, फिर फिनिश गुड्स होकर मेरे पास पैसा आ जाएगा। तो ये लिटरली दिस थिंग्स कम्स अंडर द हेड। तो पकड़ लीजिएगा विद इन 6 महीने में जिसको हम कन्वर्ट करा सकता है कैश में उसको ही करंट एसेट्स बोला जाता है। और उधर देखेंगे तो ऑपरेटिंग साइकिल बोला गया टर्म। স্যার স্যার কারেন্ট লায়াবিলিটিসটাই এ থেকে বললেন না? हाँ हाँ কি বললে, কারেন্ট লায়াবিলিটিস ক্রেডিটর্স ডিভিডেন্ড ক্রেডিটর্স থেকে প্রপোজ ডিভিডেন্ড হবে। ঠিক আছে, ক্রেডিটর্স টু প্রপোজ ডিভিডেন্ড, ये ऑल दिस फिगर्स विल कम। আমি যাব পরেরটা, लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो जो क्विक एसेट्स माइनस क्विक लायबिलिटीज। তাহলে क्विक एसेट्स क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्विक एसेट्स मींस करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्विक लायबिलिटीज इज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट।
तो क्विक रेशियो के लिए मेरे को फॉर्मूला क्या है, क्विक एसेट्स इधर था करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, इधर है क्विक एसेट्स बाय क्विक लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स क्विक एसेट्स क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्विक लायबिलिटीज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. Absolute quick ratio. Then comes cash plus marketable securities. मतलब एकदम कैश लिक्विड, एकदम लिक्विड है, मतलब जब चाहेंगे तब उसको कन्वर्ट करा सकते हैं कैश में। कैश तो है ही, एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब जब चाहेंगे तब सेल कर सकते हैं। जैसे अगर आप शेयर सेल करते हैं विद इन द, अगर वेडनेसडे आज का दिन था, अगर मार्केट आवर्स में आप शेयर को सेल करते हैं तो विद इन फ्राइडे आपका अकाउंट में पैसा आ जाएगा। T+2 में आपका पास पैसा आ जाता है। क्रेडिट डेट मतलब जिस दिन अपने खरीदा बेचे, अगर सेल करेंगे वेडनेसडे को तो फ्राइडे तक आ जाएगा। अगर फ्राइडे आप कुछ शेयर सेल करते हैं तो क्योंकि मार्केट सैटरडे संडे बंद रहता है तो मंगलवार रात, नहीं तो मंगलवार रात तक आ जाता है, नहीं तो वेडनेसडे मॉर्निंग तक, नेक्स्ट वीक का वेडनेसडे मॉर्निंग तक आपके पास पैसा आ जाएगा। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज T+2 सेटलमेंट होता है। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, T+2 सेटलमेंट होता है। T मींस ट्रेड डेट प्लस 2 डेज, T+2 सेटलमेंट होता है। ठीक है, सेटलमेंट मतलब पैसा आ जाता है। अगर आप शेयर खरीदते हैं तो आपका डीमेट अकाउंट में उसका रिफ्लेक्शन विद इन 2 डेज आ जाता है। ठीक है ना? तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब आप जब चाहेंगे बेच दीजिएगा, 2 दिन का अंदर आपका, अगर सेल करते हैं मार्केटेबल मतलब सेल करते हैं तो आपका 2 दिन का अंदर पैसा आ जाएगा। अगर फ्राइडे करता है तो थोड़ा लेट होता है। चलिए नेक्स्ट आता है फिर क्विक लायबिलिटीज। क्विक लायबिलिटीज क्या होता है, ये जो क्विक रेशियो का जो क्विक लायबिलिटीज है वही क्विक लायबिलिटीज मतलब करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। मतलब क्या होता है, करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। करंट लायबिलिटीज मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट। ये जो करंट लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। ये जो करंट लायबिलिटीज है, ये जो तीनों है, ये सबसे 1 2 3 4 5 6, इससे बैंक ओवरड्राफ्ट लेस कर दीजिएगा, ये हो जाएगा क्विक लायबिलिटीज। इज इट क्लियर? তো ওটার মধ্যেও তো ব্যাংক ওভারড্রাফট থাকবে না, আমি টোটালটা সামেশন নেব 2,30,000 प्लस 56 प्लस 50 प्लस 12 प्लस 1,20,000 प्लस 80, फिर लेस कर देंगे में बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का फिगर है 50,000 और लेस क्या करेंगे, अगर 50,000 नहीं लेंगे तो 2,30,000 प्लस 56 प्लस 12 प्लस 1,20,000 प्लस 80 मतलब 2 लाख 2,50,000 2,50,000 2,30,000 2,80,000 2,80,000 प्लस 12 2,80,000 प्लस 12 मतलब 2,80,000 4,80,000 মানে 4,12,000 4,92,000 তোমার 4,92,000 আসবে এখানে। কারণ কুইক লাইবিলিটি 4,92,000 আসবে, দেখি কত এসছে, 4,98,000। হ্যাঁ ঠিক বোঝা গেছে, 4,98,000 আসছে। ইজ ইট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। ওকে, ওটা ছাড়া ব্যাংক ওভারড্রাফটটা লেস করে নেবে। আর যদি তুমি টোটালটা নাও নিয়ে পরে बैंक, কেননা তোমার এখানে তো বের করাই আছে, इधर तो निकल आप लोग निकल ले तो उससे बैंक ओवरड्राफ्ट लेस कर दीजिएगा, इजीली हो जाएगा, तो वो आ जाएगा। तो अब आता है प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू क्या होगा, प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। मतलब ये जो सम है ना, ये मैक्सिमम सब रेशियोज को कवर कर बनाया गया है, तो इसलिए मैं ये सम दिखा रहा हूं एक बार। Proprietors fund divided by total proprietary ratio is equal to proprietors fund divided by total assets minus fictitious assets। तो इसमें fictitious assets कौन क्या क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में यही देगा आप लोगों को। ठीक है ना, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से fictitious assets लिख कर रखिएगा, एग्जांपल्स ऑफ fictitious assets प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन में आप जो देगा उसमें fictitious assets रहेगा, प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन में जो रहेगा उसमें आप लोगों को फिक्टिशियस एसेट्स देगा। ये फिक्टिशियस एसेट्स का 2-3 ही एग्जांपल होता है, प्लीज नोट इट डाउन। लिखिए আমি লিখেছি, लिखा दिया ना। तो ये इधर फिक्टिशियस एसेट्स का प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, और एक तो आता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, और एक तो आता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, वो तो इस सम में नहीं दिया गया, तो दो इधर दो दिया गया। ये फिक्टिशियस एसेट्स जब एग्जाम में सम आएगा तो হ্যাঁ বলো বলো, আমি তোমার সাউন্ডটা ক্লিয়ার আসছে না প্লিজ। হ্যালো হ্যালো অর্পণ, আই এম নট গেটিং ইউ। হ্যাঁ বলো স্যার ওইখানে লেখানো ছিল, এই যে কথা বললেন সব কটাই আছে, এই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট লেখানো আছে।
অ্যাডভার্টাইজ Suspense, এক্সপেন্সেস আর তারপর প্রিলিমিনারি এক্সপেন্সেস আর ডিসকাউন্ট অন ইস্যু অন डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डिवेंचर्स और शेयर्स भी आ सकता है, ठीक है ना। डिवेंचर्स लिखा दो एंड शेयर्स को रखना, ठीक है जी। तो डिवेंचर्स एंड शेयर, तो ये सब आता है, ये सब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो ये सब आ जाएगा, तो आपको उसको लेस करना पड़ेगा। लिटरली फिक्टिशियस एसेट्स आर नॉट एसेट्स, ये एसेट्स नहीं है, ठीक है ना, एसेट्स साइड में आता है, ठीक है। तो ये क्या है, लेस फिक्टिशियस एसेट्स। तो प्रोप्राइटर्स फंड, अब प्रोप्राइटर्स फंड में क्या आता है देखिएगा, प्रोप्राइटर्स फंड में क्या आता है देखिए, प्रोप्राइटर्स फंड इज इक्वल टू प्रोप्राइटर्स और शेयर होल्डर्स फंड। प्रोप्राइटर्स फंड का दूसरा नाम क्या है, शेयर होल्डर्स फंड। तो प्रोप्राइटर्स फंड का दूसरा नाम क्या है, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंशियल कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट। तो प्रोप्राइटर्स फंड क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंशियल कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट। अब ये आपको इंफॉर्मेशन किधर से मिल जाएगा, बैलेंस शीट से ये सब इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो देखिएगा क्या क्या आएगा, ये आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल प्रोप्राइटर्स फंड में, इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंशियल कैपिटल, डिवेंचर नहीं आएगा, डिवेंचर नहीं आएगा, 10% डिवेंचर विल नॉट कम। देन कम रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है, रिजर्व्स एंड सरप्लस ले लेंगे और उसका साथ रिजर्व्स एंड सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्रेडिट बैलेंस है, ये भी आएगा और ये दो लेस होगा उससे। ये होता है प्रोप्राइटर्स फंड। मतलब मालिक का पैसा, प्रोप्राइटर्स फंड मतलब मालिक का पैसा, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस और प्रोप्राइटर्स फंड होता है मालिक का पैसा, ठीक है। इधर पीएल डेबिट में पीएल क्रेडिट बैलेंस भी आएगा, इधर लिखा नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही जनरली आता है, तो ये भी आ जाएगा 1,90,000। ये पीएल का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 1,90,800, ठीक है। आप उसमें 50 हम लोग लेस कर दिया तो मेरा प्रोप्राइटर्स फंड आ गया 10,52,000, 10,52,000। अब क्या हो गया, प्रोप्राइटर्स फंड 10,52,000 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स कैसे मिलेगा, टोटल एसेट्स मेरे को बैलेंस शीट का टोटल से मिल जाएगा। ये जो टोटल एसेट्स मेरे, टोटल एसेट्स कैसे मिलेगा, आई विल गेट ये 17,15,000, 17,15,000 इज द टोटल एसेट्स। ये जो एसेट साइड का टोटल है, दो एसेट एंड लायबिलिटी मैच कर जाएगा, ये एसेट साइड का टोटल है 17,15,000। ये 17,15,000 जो टोटल एसेट्स है, टोटल एसेट्स से मैं फिक्टिशियस एसेट्स लेस कर दूंगा 10 + 5 15,000 लेस करूंगा, 17,15,000 से 15,000 लेस करूंगा तो रहेगा मेरे को 17 लाख, रहेगा मेरे को डिनोमिनेटर में आ जाएगा मेरे को 17 लाख। ये देखिए 17,15,000 माइनस 1,500 इक्वल टू 17 लाख। 10,52,000 डिवाइडेड बाय 17 लाख 0.62:1। इज इट क्लियर? Now we will move to debt to equity ratio. Is it clear? Clear হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, সবার হয়েছে তো অর্পণ? यस सर। হয়েছে তো? একবার একটু বাড়িতে দেখো। Then come debt to equity ratio. इधर डेट में क्या होता है, एक्सटर्नल डेट, ठीक है। एक्सटर्नल डेट ले लिया, इधर एक्सटर्नल डेट, लॉन्ग टर्म डेट एंड करंट लायबिलिटीज ले लिया। एक्सटर्नल डेट आपको एक्सटर्नल डेट मतलब बाहर वाला लोगों को पास से पैसा लिया, जो मतलब क्या होता है, कंपनी अपना शेयर होल्डर शेयर इशू करके भी पैसा ले सकता है, मतलब ये ओन कैपिटल हो गया। ये बोरोड फंड होता है। एक्सटर्नल होता है क्या, बाहर का आदमी लोगों को पास से बैंक से लोन लिया, डिवेंचर्स इशू करके पैसा ले लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया, तो ये होता है एक्सटर्नल डेट। मतलब कंपनी विदिन से, मतलब कंपनी पैसा दोनों जगह से, रिजर्व बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है वो आपका रिजर्व एंड सरप्लस का भी पैसा यूज कर सकता है और कैसा कर सकता है, मार्केट से भी पैसा उधारी में ले सकता है। अगर वो शेयर इशू करता है तो एक्सटर्नल डेट नहीं होता है। मतलब माने একটা জিনিস ধরো না, মার্কেট বাইরের লোকের কাছ থেকে ধার নেওয়াটাকে এক্সটার্নাল ডেট বলে, ঠিক আছে। যেটা ডিবেঞ্চার বা ফিনান্স ব্যাংকের কাছ থেকে লোন নিল, ডিবেঞ্চার ইস্যু করে পয়সা নিল বা ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন থেকে পয়সা নাও, এগুলোকে সব এক্সটার্নাল ডেট বলে। ইজ ইট ক্লিয়ার? বোঝা গেছে? यस सर। ওকে, তো এক্সটার্নাল ডেট is equal to long term debt plus current liabilities, long term debt plus current liabilities। तो बैलेंस शीट में आपको लॉन्ग टर्म डेट किधर से मिल जाएगा, देखिएगा इधर से लॉन्ग टर्म डेट होगा 10% डिवेंचर,
ये लॉन्ग टर्म डेट में आएगा 10% डिवेंचर, ये लॉन्ग टर्म डेट में सिर्फ आएगा 10% डिवेंचर एंड देन करंट लायबिलिटीज, ये सब आ जाएगा, क्रेडिटर्स पे आ जाएगा, इधर से ये फिगर आएगा 10% डिवेंचर। आप लोग लिख सकते हैं डिवेंचर इज ए लॉन्ग टर्म लोन, डिवेंचर इज ए लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है ना। आप लोगों को उतना पता नहीं रहेगा तो एग्जाम में काम आएगा, तो ये डिवेंचर आते रहता है, कॉमन टर्म है, ठीक है ना। डिवेंचर इज ए लॉन्ग टर्म लोन, लिख कर रखिएगा, लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल लोन, डिवेंचर इज ए लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल लोन, ठीक है ना, ये लिख कर रख सकते हैं। तो डिवेंचर आएगा और इधर से क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड प्रोपोज्ड डिविडेंड, ये सब आएगा। ठीक है, ये सब आएगा। तो क्या होता है देखिए, एक्सटर्नल डेट 5,98,000 और क्या आएगा, प्रोप्राइटर्स फंड। अब लॉन्ग देखिएगा आगे क्या, लॉन्ग टर्म डेट, देखिए इधर 1 लाख लिया है, जो 1 लाख फिगर है ये डिवेंचर का फिगर है, 1 लाख का जो फिगर है देखिएगा ये डिवेंचर का फिगर है। और प्रोप्राइटर्स फंड में क्या क्या आएगा, मैं बैलेंस शीट में आ रहा हूँ एक बार, कैपिटल गियरिंग में आ जाएगा ना। और एक्सटर्नल डेट में आ गया कितना, और प्रोप्राइटर्स फंड में आ गया आपका 10,52,000 और एक्सटर्नल डेट में आ गया 5,98,000, एक्सटर्नल डेट में आ गया कितना 5,98,000। और लॉन्ग टर्म, ये जो लॉन्ग टर्म डेट दिख रहा है 1 लाख, ये डिवेंचर्स का है, देखिएगा डिवेंचर्स में 1 लाख रुपया है, ये डिवेंचर्स का 1 लाख रुपया है, यही वाला 1 लाख रुपया उधर आया है। यही डिवेंचर्स, उसका 1 लाख रुपया यही वाला आ गया, ठीक है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, हाँ या ना? Yes, sir. ओके, डिवेंचर जो है प्लीज नोट इट डाउन, आप लोग लिख कर रखिएगा, डिवेंचर इज ए लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल डेट, डिवेंचर इज ए लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल डेट, একটু আগেই লিখে দিয়েছি। लिखे जो फाइन। प्लस करंट लायबिलिटी जितना आएगा 5,98,000, तो क्या करेगा, डेट इक्विटी रेशियो, एक्सटर्नल डेट कितना 5,98,000 और प्रोप्राइटर्स फंड कितना है 10,52,000, ठीक है ना। ये कंपनी का सिचुएशन अच्छा है क्योंकि प्रोप्राइटर्स फंड ज्यादा है, ठीक है, नियर अबाउट तो आधा है उसका डेट। तो मालिक का पैसा 1 रुपया लगाया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ओनर्स 1 रुपया लगाया तो डेट मार्केट में वो लिया है 57 पैसा का, ठीक है ना। ओनर अगर 1 रुपया लगाया तो वो मार्केट से डेट लिया कितना 57 पैसा का। ये कंपनी का सिचुएशन अच्छा है। कैपिटल गियरिंग रेशियो नेक्स्ट का, फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल, फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल, fixed interest bearing capital divided by equity share capital plus reserves and surplus। फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल मतलब क्या होता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट, जिसका कैपिटल का ऊपर आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या बोला, फिक्स्ड इंटरेस्ट है, फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल। फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल में क्या क्या आएगा, प्रेफरेंशियल कैपिटल आएगा एंड डिवेंचर्स आएगा एंड अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल डेट। तो इस सम का कॉन्टेक्स्ट में ये जो थर्ड वाला पॉइंट है, अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल डेट, ये नहीं है, ठीक है ना। इस सम के लिए अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल डेट नहीं है। इस सम में सिर्फ दो ही है, प्रेफरेंशियल कैपिटल एंड डिवेंचर्स। तो प्रेफरेंशियल कैपिटल 33 लाख है, डिवेंचर्स तो 1 लाख है, हम लोग पहले देख चुके हैं, फिर एक बार देख लेते हैं, फिर एक बार देख लेते हैं डिवेंचर्स कितना है। देखिएगा ये प्रेफरेंशियल कैपिटल 3 लाख और डिवेंचर्स है 1 लाख। प्रेफरेंस इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं आएगा क्योंकि इसका पहले इंटरेस्ट रेट नहीं दिया गया। क्यों नहीं आया इक्विटी शेयर कैपिटल, इसका पहले इंटरेस्ट रेट नहीं दिया गया। इक्विटी शेयर कैपिटल क्यों नहीं आया, इसका पहले इंटरेस्ट रेट नहीं है, मगर प्रेफरेंस शेयर का पहले 10% इंटरेस्ट है, डिवेंचर का पहले 10% इंटरेस्ट है, इसलिए ये लोग फिक्स्ड इंटरेस्ट है, ये सब का दोनों का फिक्स्ड है। अगर ये सब देने के बाद पैसा बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा, अगर नहीं बचा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो समझ में आया।
तो ये आ गया 4 लाख प्लस क्या आ गया नीचे में क्या आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अब क्या आएगा देखिएगा रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑल फ्री रिजर्व। तो इसलिए कुछ स्पेसिफिक नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना आया देखिएगा क्या क्या आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है इक्विटी शेयर कैपिटल आपको आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल है 4 लाख प्लस रिजर्व एंड सरप्लस है 1,76,200 प्लस देखिए रिजर्व एंड सरप्लस ये फुल्ली ये लोग एज्यूम कर रहा है इसका स्प्लिट अप नहीं है ये लोग फुल्ली इसको एज्यूम कर रहा है फ्री रिजर्व है। तो 4 लाख आएगा ये आएगा और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आएगा 1,90,800। ठीक है तो देखिए रिजर्व एंड सरप्लस इसको मैं दोनों ले लिया रिजर्व एंड सरप्लस में दोनों ले लिया 1,90,800 प्लस 1,76,200 वो दोनों का समेशन हो गया 3,76,000। फिर क्या क्या लिया ये रिजर्व एंड सरप्लस का ले लिया फिर क्या क्या देखिएगा फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल तो निकल गया जो प्रेफरेंस है और सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर्स मिलाकर 3 प्लस 1 4 लाख आ गया और इधर इक्विटी शेयर कैपिटल है आपका 4 लाख और आपका इधर आ रहा है इधर थोड़ा गलती है ये फिगर में कुछ गलती है ठीक है ना ये फिगर हाँ बोले 4 लाख सर रिजर्व एंड सरप्लस में 4 लाख कैसे आया सर उधर रिजर्व एंड सरप्लस में ये गलती आ गया ओके ओके गलत है ठीक है ना ये फिगर गलत है रिजर्व एंड सरप्लस 1,90,000 में रिजर्व एंड सरप्लस में दोनों चीज ये लोग ले लिया। रिजर्व एंड आपको करना कुछ नहीं है रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रॉफिट को ऐड करना है मतलब 1,90,800 प्लस ये आएगा 1,90,800 प्लस 1,76,200 ये थोड़ा इधर प्रिंटिंग एरर है ठीक है ना 1,90,800 आएगा प्लस आपका 1,76,200 आएगा तो आपका आएगा 3,67,000 इधर 3,67,000 आएगा ठीक है ना इधर 3,67,000 आ गया मगर इधर 4 लाख ले लिया ये प्रिंटिंग एरर है ये 3,67,000 राइट है इधर 4 लाख है ये प्रिंटिंग एरर है ठीक है इज इट क्लियर हेलो यस सर ये 4 लाख गलत है ये 3,67,000 आएगा ठीक है ये गलत है चलिए प्रिंटिंग एरर है तो करेंगे तो कैपिटल गियरिंग रेशियो आपको मिल जाएगा उस हिसाब से इधर तो 0.5 है थोड़ा चेंज हो जाएगा 3,67,000 लेंगे तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। चलिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100 तो नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100। चलिए आप ग्रॉस प्रॉफिट देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट देखिएगा ग्रॉस प्रॉफिट हाँ 6,50,000 नेट सेल्स कितना है 18 लाख ठीक है 6,50,000 डिवाइडेड बाय 18 लाख इनटू 100 ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होगा ये होगा अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बोला ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए ये लेंगे 3,58,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए क्या लेंगे 3,58,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है 3,58,000 और जो नेट प्रॉफिट आफ्टर ये वाला 3,58,000 इसका बाद वाला इधर तीनों प्रॉफिट निकालने दिया ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट रेशियो तीनों दे दिया तो एक बार आ गया तो तीनों को हम दिखा दे रहा इधर से ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए ये प्रॉफिट लेंगे 3,58,000 और नेट प्रॉफिट के लिए ये फिगर 1,90,000 नेट प्रॉफिट के लिए এটা তো আফটার ইন্টারেস্ট এন্ড ট্যাক্স বলেছে হ্যাঁ 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 তাহলে নেট প্রফিটের এটা কি করে নেব নেট প্রফিট আমার তো এখানে নেট প্রফিট আফটার ইন্টারেস্ট এন্ড ট্যাক্স নিই আমরা ঠিক আছে বুঝতে পারছো আমি তো মানে নেট প্রফিট রেশিও বের করছি না আমি তো হ্যাঁ বলো 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 নেট প্রফিট যে বের করি মানে নেট প্রফিট বাই এই যেটা করি মানে নেট সেলস ইনটু 100 তো ওই যে নেট প্রফিটের জায়গায় কোনটা নেব এই নেট প্রফিট আফটার ট্যাক্স ইন্টারেস্ট এন্ড ট্যাক্স হ্যাঁ আফটার ট্যাক্স কারণ আমি যদি ইন্টারেস্ট কভারেজ রেশিও বের করতে যাই তখন আমরা নেট প্রফিট বিফোর ইন্টারেস্ট এন্ড ট্যাক্স নিই বোঝা গেছে अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो এর পরেই পাবে इंटरेस्ट कवरेज रेशियो যদি বের করতে হয় তখন আমরা কি নেব नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और अंक तुम्हारा अंक साम में क्या हर टाइम आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही मिलेगा
उसको आपको बिफोर टैक्स करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होगा, 1,90,800 से हमको ये इनकम टैक्स वाला ये फिगर लेस करना पड़ेगा, फिर 10,000 रुपया लेस करना पड़ेगा। ये सब लेस करेंगे तो मेरे को नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिलेगा। समझ में आया? 1,90,800 लेस 1,47,2,000 প্লাস হ্যাঁ দুটো, তার মানে হচ্ছে 1,90,800 মাইনাস 1,57,200 হবে। বুঝা গেছে? মানে তোমার আসবে 33,600 আসবে। নেট প্রফিট বিফোর ইন্টারেস্ট এন্ড ট্যাক্স आएगा 33,200 33,600 সরি। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, कारण এটা যোগ করলে আসবে হচ্ছে ये सम ऐड करेंगे तो 1,47,200 का साथ 10,000 ऐड करेंगे तो 1,57,200, तो 1,90,800 से 1,57,200 लेस करेंगे तो 33,600 आएगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको आ जाएगा 33,600। ठीक है, वो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए आपको यूज होगा। इज इट क्लियर? और कौन বোঝা গেছে? এখানে আমাকে খালি Yes. নেট প্রফিট রেশিও বের করতে হবে, এখানে খালি নেট প্রফিট রেশিও বের করতে হবে। তাই इसलिए हम लोग 1,90,800 लेकर ही निकालेंगे। আমি মুভ করতে পারি, সলিউশনে যাব। হ্যালো, দেখো তিন থেকে নিয়ে আমার হবে ये ग्रॉस प्रॉफिट 6,50,000, 3,58,000 एंड 1,90,000, ये तीनों लेकर हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे। तो आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 6,50,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स 18 lakhs into 100 36.11%। नेट प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,50,000 नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 3 लाख नेट सेल्स 3,58,000 डिवाइडेड बाय 18 लाख, ठीक है, into 100 19.89%। फिर क्या आएगा ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है, नेट प्रॉफिट, अच्छा ये ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय डिवाइडेड बाय द नेट सेल्स इनटू 100, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स कितना है, 18 लाख का नेट सेल्स है, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट है 6.5 लाख, सेल्स कितना है 18 लाख माइनस 6.5 लाख, तो आ जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 11,50,000। 11,50,000 के प्लस साथ हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फिनेंशियल एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, ये तीनों ये लोग ऐड कर लिया तो आ गया एज पर द सम, ये आ गया आपका 1,20,000 प्लस 60, तो मतलब 1,80,000, 1,80,000 प्लस 1,12,000, तो 1,80,000 प्लस 2,92,000, 2,92,000 आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गया। तो 11,50,000 प्लस 2,92,000 आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 14 लाख 14 लाख सॉरी कितना आएगा, 14,42,000, तो आ जाएगा आपका न्यूमरेटर में 14,42,000 डिवाइडेड बाय 18 लाख, आपका आ जाएगा 80.11%। तो ये है आपका ऑपरेटिंग रेशियो, ये आपका ऑपरेटिंग रेशियो। तो मतलब आपको बिजनेस चलाने के लिए खर्चा कितना आता है, अगर इसका मतलब क्या होता है, आप 100 रुपया कमाते हैं तो 100 रुपया कमाने के लिए आपको 80 रुपीज 11 पैसा खर्चा होता है। इसका मतलब होता है, इसका अगर रियल सेंस में मीनिंग देखेंगे तो 100 रुपया कमाने के लिए मेरे को 80.11 पैसा 80 रुपया 11 पैसा खर्चा होता है। तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना रहेगा, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहेगा मेरा को 19.89 पैसा, 19.89 देखिएगा, ये 19.89 आएगा। हाँ आ गया, तो ये 100 माइनस 80.11 करेंगे तो 19.89% आ जाएगा। ये दूसरा तरीके से निकाला ये इधर से। तो ऑपरेटिंग क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कितना, 3,58,000, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 3,58,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स 18 लाख करेंगे तो 19.89% आपको आ जाएगा। ये तीनों रेशियोज क्लियर है क्या, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये चारों रेशियोज क्लियर है? কোনটা প্রবলেম আছে বলো? नेट प्रॉफिट रेशियो तो नेट साधारणतः एखाने हाँ इसमें नेट प्रॉफिट लेकर किया जाता है, ये लोग ऑपरेटिंग लेकर कर दिया, ठीक है ना। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं देता तो आप लोग नेट प्रॉफिट ही ले लीजिएगा।
इस सम में ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे दिया तो ये लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट ले लिया, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट सम में नहीं देता है तो नेट प्रॉफिट देता है तो नेट प्रॉफिट लेकर ही कीजिएगा। इज इट क्लियर? যদি অপারেটিং প্রফিট সামনে দিয়ে দিয়েছে তাহলে অপারেটিং প্রফিট ধরে করবে। সাধারণত এরা এটা একটু অ্যাম্বিগুইটি আছে আমার, কারণ নেট প্রফিট ধরেই করা উচিত ছিল এটা, ঠিক আছে? নেট প্রফিট রেশিও এটা অপারেটিং প্রফিট ধরেই করেছে। ওকে, মানে ঠিক আছে? কোনটাই করব, মানে ওই নেট প্রফিটে এই নেট যদি প্রফিট তোমার দিলে করব? নেট প্রফিট যদি সামনে কিছু দেখো, এটা কাটা যায় না, যদি নেট প্রফিট থাকে তাহলে নেট প্রফিট দিয়েই করতে হয়, এরা অপারেটিং প্রফিট ইউজ করবে, ঠিক আছে? বোঝা গেছে? ওকে স্যার, অপারেটিং হ্যাঁ। প্রফিট এইখানে উপরে নেট প্রফিট ইউজ করতে হবে, নিচে অপারেটিং প্রফিট রেশিওতে অপারেটিং প্রফিট ইউজ করতে হয়, এরা দুই জায়গাতে অপারেটিং প্রফিট ইউজ করেছে। ইজ ইট ক্লিয়ার? তার জন্য দেখো দুটো রেশিও এক এসছে আমার, operating profit ratio and net profit ratio both are same. In this sum, operating profit ratio and net profit both are same. ये होना नहीं चाहिए था, इधर नेट प्रॉफिट आना चाहिए था, नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल्स होना चाहिए था, इधर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय नेट सेल्स होना चाहिए, इसमें गलती है। স্যার हो जाएगा चे? हाँ बोलो। স্যার बोलिए। বলছি স্যার, স্যার এখানে যে গ্রস প্রফিট দিয়েছে স্যার, নেট নেট প্রফিটটা তো নেট অপারেটিং প্রফিট ওটাও দিয়ে দিয়েছে স্যার, গ্রস প্রফিটটা কি দিয়ে দেবে? সবই তোমাকে তোমাকে প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্ট দিয়ে দেবে, তোমাকে পুরো প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্ট দিয়ে দেবে, এরকম দেবে সামটা, এরকম আসবে পুরো। ওকে স্যার। প্রফিট এন্ড লস সব দিয়ে দেবে ইনফরমেশন, তোমাকে কিছু করতে হবে না, তোমাকে ফাইনাল অ্যাকাউন্টস এর জন্য করতে হবে, কিন্তু তোমাকে রেশিওতে তোমাকে এরকম সব ইনফরমেশন দিয়ে দেবে, তোমাকে খালি রেশিওর ফর্মুলা গুলো মনে রাখতে হবে। यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज ऑफ द रेशियोज, आपको रेशियोज का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बुझा গেছে? তোমাকে ব্যালেন্স শিট প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্ট দিয়ে দেবে। आ गया नेट प्रॉफिट रेशियो। इधर क्या होगा, ये नेट प्रॉफिट रेशियो में ये आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा, इधर नेट प्रॉफिट आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, देन कम स्टॉक टर्नओवर रेशियो, देन कम स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऊपर में हम लोग निकल चुके हैं 11,50,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इधर से आ गया 11,50,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इधर से आ गया 11,50,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 11,50,000, तो इधर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 11,50,000। ये एवरेज स्टॉक कैसे आ गया, कॉस्ट ऑफ, इज इट क्लियर? 11,50,000 किधर से आया, इधर से आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 11,50,000, इधर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। ये एवरेज स्टॉक, ये है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, ये 2 लाख है ओपनिंग स्टॉक, 2,50,000 है क्लोजिंग स्टॉक। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं सही है कि गलत है। देखिए ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 2,50,000, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग स्टॉक 2 लाख है, क्लोजिंग स्टॉक 2,50,000 है, ये दोनों का समेशन डिवाइडेड बाय 2 आएगा 2,25,000, आएगा 2,25,000, आएगा कितना 2,25,000। देखिएगा ये एवरेज स्टॉक 2,25,000 आएगा, एवरेज स्टॉक एवरेज स्टॉक 2,50,000 प्लस 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 2,25,000, 11,50,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000 करेंगे, 2,25,000 करेंगे, सॉरी 11,50,000 डिवाइडेड बाय 2,25,000 करेंगे तो आ जाएगा आपको 11.11 टाइम्स, ठीक है ना? इधर से टाइम्स में आता है 5.11 टाइम्स। times debtors turnover ratio, then comes debtor turnover ratio is equal to credit sales। आपको उधर टोटल सेल्स में बोला गया 80% क्रेडिट सेल्स है, टोटल सेल्स 18 लाख था, 18 लाख टोटल सेल्स था, 18 लाख टोटल सेल्स था इंटू 80% तो 14,40,000 आता है। देखिएगा टोटल सेल्स इधर क्वेश्चन में दिया गया है, टोटल सेल्स का 80% क्रेडिट सेल्स है, टोटल सेल्स है कितना 18 लाख, 18 लाख का 80%, 18 लाख का 80% क्रेडिट लिखा गया ब्रैकेट में, मतलब 18 लाख टोटल सेल्स है, इसमें 20% कैश सेल्स है, 80% क्रेडिट सेल्स है। सिमिलरली परचेज के लिए भी दिया गया है 12 लाख परचेज है, उसका 60% आपका क्रेडिट है और 40% कैश है, मतलब इधर क्रेडिट हो गया आपका, कैश सेल्स हो गया 4,80,000 और
और इधर क्रेडिट सेल इधर क्रेडिट सॉरी कैश परचेज हो गया 4,80,000 और क्रेडिट परचेज हो गया आपका 4,80,000 मतलब 5 लाख से 12 लाख से 4,80,000 लेस कर दीजिएगा तो 7,20,000 आपका आ जाएगा क्रेडिट परचेज। ये क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो के लिए आपको यूज होगा। ये परचेज वाला फिगर आपका क्रेडिटर्स टर्नओवर के लिए यूज होगा। ये सेल्स का फिगर आपका डेटर्स टर्नओवर के लिए यूज होगा। तो 18 लाख का 80% आपका आ जाता है 1,44,000 आपका आएगा। चलिए डेटर्स टर्नओवर 14,40,000 आएगा। फिर एवरेज डेटर्स क्या आएगा? एवरेज डेटर्स तो इसका ओपनिंग डेटर्स क्लोजिंग डेटर्स नहीं गया तो जो डेटर्स है वही फिगर आ जाएगा। इसका एवरेज डेटर्स देखिएगा, ओपनिंग एवरेज डेटर्स, इधर डेटर्स क्या है, इधर ओपनिंग डेटर्स कुछ है क्या? ये तो 30 सॉरी ये कितना का फिगर है? ईयर एंड का फिगर है, ईयर एंड का फिगर है। तो ओपनिंग डेटर कुछ नहीं है, इधर ओपनिंग डेटर कुछ नहीं है, ओपनिंग डेटर कुछ नहीं, ये क्लोजिंग डेटर है, ये क्लोजिंग डेटर है। इसलिए ओपनिंग डेटर अगर 0 पकड़ेंगे 0 प्लस 4,30,000 करेंगे तो आएगा मेरे को 4,30,000 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा 2 लाख मेरे को 15,000। समझ में आया? ये क्लोजिंग डेटर्स है, ये क्लोजिंग डेटर्स है। ओपनिंग डेटर्स का इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड इन दिस सम, सो क्लोजिंग डेट ओपनिंग डेटर विल बी 0 प्लस 4,30,000 is equal to 4,30,000 divided by 2 is equal to 2,15,000। Is it clear? সবার বোঝা গেছে হ্যাঁ ইয়া না? বুঝেছো? समझ में आया सबको? हेलो अर्पण। এটা স্যার শুনতে পেলাম না ঠিকঠাক লাস্টেরটা। আচ্ছা লাস্টে মানে কোন জায়গাটা শুনতে পাওনি বলো? কোন এই জায়গাটা? লাস্টে যেটা বললেন আচ্ছা ক্লোজিং মানে স্টক হচ্ছে কি কত? 80% ওইটা হয়ে গেছে। আচ্ছা ক্লোজিং স্টক আর ওপেনিং স্টক দেখো এভারেজ ডেটার্স ইজ ইকুয়াল টু opening debtors plus closing debtors divided by 2. Average debtors is equal to opening debtors plus closing debtors divided by 2. As the question is silent regarding the as per the information of opening debtors, we assume that opening debtors is 0. So average debtors will be 0 plus 4,30,000 divided by 2. So is equal to 4,30,000 divided by 2 is equal to 2,15,000. Is it clear? Yes sir, yes. Okay. Then in the same way, average creditors will be 0 plus 2,30,000. Average creditors is equal to opening creditors plus closing creditors divided by 2. Opening creditors is 0, closing creditors is 2,30,000. 0 plus 2,30,000, 1,15,000. Okay. सवाल क्लियर? सबको क्लियर है ना? और অনির্বাণ ভট্টাচার্য ক্লিয়ার? Yes sir. স্যার বলছি ক্রেডিট হ্যাঁ, সেলস এর বল। ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না। আচ্ছা ক্রেডিট সেলস ওকে ফাইন। এখানে बाई सेल्स 80% क्रेडिट ब्रैकेट में टोटल सेल्स এটা ये सेल्स का मतलब होता है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। ये टोटल सेल्स है। সেলে ধারে তুমি বিক্রি করেছো, ধার বিক্রি করার মধ্যে দু রকমের বিক্রি থাকে, একটু कैश सेल्स रहता है, एक तो क्रेडिट सेल्स रहता है। टोटल सेल्स के अंदर 2 टाइप का फिगर्स रहता है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। इन दिस सम बोला गया है कि टोटल सेल्स का 80% क्रेडिट सेल है, मतलब उधारी का सेल है। टोटल सेल का 80% उधारी का सेल है। तो मतलब टोटल सेल्स अगर 18 लाख होता है उसका 80% होता है आपका 14,40,000। 18 लाख का 80% होता है 14,40,000। तो 14,40,000 is your credit sales. Is it clear? यस सर। टोटल सेल्स का 80% क्रेडिट सेल्स। सिमिलरली परचेज का 60% क्रेडिट परचेज है। जब आप खरीदे थे परचेज किया था 60% क्रेडिट में परचेज किया था। तो 60% अगर क्रेडिट में परचेज करता है तो मतलब कैश परचेज कितना हुआ? योर नेम प्लीज, जो क्वेश्चन रेज किए थे, योर नेम प्लीज, आपका नाम बोलिएगा। স্যার কোশ্চেনটা আবার বলুন। व्हाट विल बी द कैश परचेज? अगर 60% क्रेडिट परचेज है तो देन व्हाट विल बी द कैश परचेज? यू कैन गिव इट योर आंसर इन परसेंटेज। परसेंटेज में ही बोल सकते हैं आपका आंसर, परसेंटेज आंसर बोलते पारो। कैश परचेज কত পার্সেন্ট আছে? ক্রেডিট 40%। ভেরি গুড 40%। তো 40% 12 লাখের 40% হয়ে যাচ্ছে 4,80,000। তাহলে 4,80,000 4,80,000 ইজ দ্য ক্যাশ পারচেজ এন্ড 7,20,000 is credit purchase. Is it clear? This information will be Yes sir. used for creditors turnover ratio. ঠিক আছে सबको পরিষ্কার হয়েছে না? হ্যাঁ স্যার। Yes sir. Okay. Debtors turnover. Credit sales 14,40,000 divided by average debtors. Is it clear how we will derive average debtors? It is nothing but is equal to 0 plus 4,30,000 opening plus closing. As the question is silent এটা তো regarding opening এভারেজ debtors. সেটআপটা তো
2,50,000 বেরোচ্ছিল। না এখানে অ্যাভারেজ ডেটাটাকে যেহেতু এরা কি হ্যাঁ 4,30,000 না এখানে একটা গন্ডগোল বাকি হ্যাঁ 2,15,000 হবে 4,30,000 ডিভাইডেড বাই 2 হবে ঠিক আছে বুঝতে পেরেছো স্যার অ্যাভারেজ মানেই তো 2,15,000 স্যার যেটা আপনার ক্রেডিট প্লাস ডেবিট বাই 2 হচ্ছে। না 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 ডেবিট প্লাস ক্রেডিট না অ্যাভারেজ ডেটাস ফর্মুলা লিখে নাও অ্যাভারেজ ডেটাস ইজ ইকুয়াল টু ওপেনিং ডেটাস প্লাস ক্লোজিং ডেটাস ডিভাইডেড বাই 2 एवरेज डेटर्स इज इक्वल टू ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2 এখানে इस सम में हमको 31 दिसंबर का फिगर दिया गया ये ईयर एंड पकड़ रहा है 31 दिसंबर को तो ओपनिंग डेटर्स का इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्लोजिंग डेटर्स ही सेव दिया तो ओपनिंग डेटर्स 0 प्लस 4,30,000 डिवाइडेड बाय 2 तो दैट मींस 4,30,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2,15,000 इन दिस सम ये गलत किया ये लोग 4,30,000 एवरेज डेटर्स ले लिया इधर होगा 2,15,000 इज इट क्लियर ইয়েস স্যার। বোঝা গেছে সবাই সবাই ক্লিয়ার না এখানে ভুল আছে 2,15,000 হবে क्रेडिटर्स के लिए भी सही वही गलत है देखिएगा क्रेडिट परचेस क्लियर है 7,20,000 हाउ विल डिराइव 7,20,000 हेलो कैसे 7,20,000 हम लोग निकाल लिए क्लियर है कि नहीं यस सर। एवरेज क्रेडिटर्स में फिर गलती है 2,30,000 नहीं होगा 1,15,000 होगा इज इट क्लियर एवरेज क्रेडिटर्स का फिगर गलत है 2,30,000 नहीं होगा 1,15,000 होगा স্যার বলছি Clear? পার্সেটে হ্যাঁ। স্যার বলছি পারচেজটাই বলছি কত পার্সেন্ট দিয়েছে ওটা ইন্টারেস্ট পারচেজের হচ্ছে 60% হচ্ছে কি পারচেজ আছে 12 লাখ 12 লাখের 60% হচ্ছে ক্রেডিট পারচেজ করে নাও 12 লাখের 60% আসবে হচ্ছে গিয়ে 6 12 72 7,20,000 6 12 72 इज इट क्लियर হ্যাঁ স্যার ঠিক 12 लाख का 60% 7,20,000 तो एवरेज क्रेडिटर्स जो होता है ना एवरेज क्रेडिटर्स का ये इन्फॉर्मेशन गलत है 2,30,000 नहीं होगा 2,30,000 नहीं होगा इसका आधा होगा 1,15,000 होगा इज इट क्लियर एवरेज क्रेडिटर्स इज इट क्लियर 2,30,000 इज ए रॉन्ग फिगर प्रिंटिंग एरर ये आएगा 1,15,000 कैन आई मूव टू फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो यस सर ओके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले हम लोग निकल चुके हैं 11,15,000 11,50,000 एंड नेट फिक्स्ड एसेट्स मतलब अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग 11,50,000 निकल चुके हैं देखिएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इधर से 11,50,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 11,50,000 एंड नेट एसेट्स नेट फिक्स्ड एसेट्स बोला ये सब आएगा इसमें ये तीनों आएगा नेट फिक्स्ड एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग 4.5 लाख प्लांट एंड मशीनरी 2,30,000 मतलब आपका हो जाएगा 6,80 प्लस 6,80 प्लस 3,14 5,14 प्लस 10 लाख 6,14 आएगा आपका 6,14 आएगा नेट फिक्स्ड एसेट आएगा 6,14 4,50 प्लस 2,30 4,50 प्लस 2,30 सॉरी 6,80 प्लस 34 6,80 plus 34 7,14 plus 1 lakh 8,14 sorry 8,14 will be the next fixed asset net fixed asset will be the 8,14 is it clear net fixed asset will be the 8,14 4,50 plus 2,30 6,80 plus 34 7,14 plus 1 lakh 8,14 net fixed asset will be this Sir, here, sir, investment will be under fixed asset. long term Okay, sir. investment आप fixed asset ले भी सकते हैं ये ambiguity है ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं it depends ये लोग लिया कि नहीं देख रहे थे एक बार चेक करें 11,50,000 ये नहीं लिया नेट फिक्स्ड एसेट उसमें ये इसमें नहीं लिया इन्वेस्टमेंट नहीं लिया मेरे को कितना आ रहा है 18,14 आ रहा था ना हमारे को तो 8,14,000 आ रहा था सर वही तो लिया बस वो ले लिया तो वो ले लिया नेट फिक्स्ड एसेट भी ले बहुत जगह नहीं भी ले सकते आप इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म एसेट में फिक्स्ड एसेट्स में नहीं भी ले सकते आप ठीक है ना एम्बिग्यूटी अगर नहीं लेता है तो नोट दे दीजिएगा ये फिक्स्ड एसेट नहीं है नहीं जनरली नहीं आना चाहिए फिक्स्ड एसेट में ये दूसरा हेड है जनरली फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट नहीं आना चाहिए क्योंकि फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट का बीच वाला जो होता है वो इन्वेस्टमेंट होता है ठीक है ना ये नहीं आना चाहिए तो ये लोग ले लिया चलिए करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो करंट एसेट्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय टोटल करंट एसेट्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना
11,50,000 और करंट एसेट्स हम लोग निकल चुके हैं करंट रेशियो के लिए 8,86,000। देखिए करंट रेशियो जब निकाले थे हम लोग टोटल करंट एसेट निकाल चुके हैं करंट रेशियो में टोटल करंट एसेट 8,86,000। ये देखिएगा टोटल करंट एसेट वी हैव ऑलरेडी फाइंड इट आउट, ठीक है ना, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 8,86,000 इज द समेशन ऑफ टोटल करंट एसेट्स। करंट एसेट 11,50,000 डिवाइडेड बाय 8,86,000 आ जाएगा 1,30,000। इज इट क्लियर? करंट एसेट्स and cost of goods sold, we have already calculated cost of goods sold as 11,50,000. Is it clear? Can I move to working capital turnover ratio, please? স্যার কস্ট অফ গুডসটা আবার বলবেন? Cost of goods sold তো আমি বের করে নিয়েছি আগে থেকে 11,50,000। cost of goods sold তো আমি বের করেছি 11,50,000। সেলস মাইনাস গ্রস প্রফিট। হ্যাঁ এই দেখো বের করে দিয়েছি দাঁড়াচ্ছে 18 লাখ সামথিং মাইনাস কত একটা ছিল। হ্যাঁ গ্রস প্রফিটটা ছিল মনে হয় 3.5 লাখ। এই যে গ্রস প্রফিট ওখানে কত ছিল জানো? 18 লাখ মাইনাস কত 6.5 লাখ আছে, ঠিক আছে গ্রস প্রফিট, ঠিক আছে। তার মানে আসছিল 12 লাখ 12 না 11 লাখ 50, ঠিক আছে। ইজ ইট ক্লিয়ার? 18 লাখ মাইনাস 6 লাখ 50 আएगा 11 লাখ 50। আগের পেজটাতেই থাকবে এই 11 লাখ 50। এই যে 11 লাখ 50 সেলস মাইনাস গ্রস প্রফিট 18 লাখ মাইনাস 6 লাখ 50 11 লাখ 50। ক্লিয়ার হয়েছে তোমার? কে কোশ্চেন করেছিলে? হ্যাঁ স্যার বুঝলাম। দেখো working capital is gross profit by cost of goods sold divided by net working capital। net working capital का फॉर्मूला क्या है? current assets minus current liabilities। current assets तो total current assets 8,86,000, current liabilities 4,98,000। current ratio से मिल जाएगा हमको, current ratio से मिल जाएगा। current ratio में 8 current assets total divided by current liabilities, तो यही है 8,86,000 minus 5,48,000। आएगा 8,86,000 minus 4,98,000 is equal to आएगा 3,88,000। is it clear? clear হয়েছে? working capital turnover ratio। হ্যাঁ স্যার। okay সবার হয়েছে? then comes capital turnover ratio। capital cost of goods sold on net sales, फिर 11,50,000 divided by net capital employed। net capital employed क्या है? fixed assets plus current assets minus current liability। fixed assets plus current assets मतलब total assets minus current liability। fixed assets plus current assets मतलब क्या होता है? total assets minus current liabilities। current liabilities ऑलरेडी हम लोग ऊपर में ये दिखा रहा है, फिर दिखा दूंगा। current liabilities कितना है? 4,98,000 और total assets कितना है? ये total assets है आपका हो जाएगा 18 plus 8 मैंने 16 लाख 17 लाख हो गया। टोटल एसेट आपका आ जाएगा 17 लाख। 18 लाख 14 प्लस 8 लाख 18 लाख 14 प्लस 8 लाख 86,000, तो दोनों मिलाकर आएगा 17 लाख। क्वेश्चन में दिया गया 17 लाख 15,000, तो ये फिक्टिशियस 17 लाख 15,000 इधर से फिक्टिशियस एसेट्स लेस होगा, इधर से फिक्टिशियस एसेट्स आपका लेस हो जाएगा, इधर से आपका फिक्टिशियस एसेट्स लेस हो जाएगा। 17 लाख 15 से ये दो 10 लाख 15 अगर लेस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 17 लाख। इज इट क्लियर? यस और नो? हाँ या ना? इज इट क्लियर? टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 17 लाख, इसमें से फिक्टिशियस एसेट्स लेस होगा। तो हो जाएगा क्या? टोटल एसेट्स कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 8,14,000 प्लस 8,86,000, तो दोनों मिलाकर देखिएगा 17 लाख से आ रहा है। 8 प्लस 8 16, 86 प्लस 14 1 लाख, 8 16 प्लस 1 17 लाख। 17 लाख माइनस करंट लायबिलिटीज वी हैव ऑलरेडी फाइंड इट आउट 4,98,000। तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 12 लाख 2,000, 12 लाख 2,000, तो 11 लाख 50,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख 2,000 आपका आ जाएगा
0.96 times. Is it clear? পরিষ্কার হয়েছে? হ্যাঁ ইয়া না? হ্যাঁ স্যার। সবার হয়েছে তো? Is it clear to everybody? Then return on equity share, equity shareholders equity or equity shareholders return आएगा. Return on equity shareholders fund. Net profit after tax and preference dividend. Net profit after tax and preference dividend. ठीक है? Into 100, ये 100 इधर गलती से इधर आ गया, इधर होना चाहिए. Printing error, ये 100 इधर आना चाहिए. Equity share capital प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस पी. इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 4 लाख. बैलेंस शीट का फिगर है 1,76,2,000, 1,76,200. यह आपका हो गया रिजर्व्स का और रिजर्व्स. और ये प्रॉफिट एंड लॉस का 1,90,800. ये प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है. और ये 50 15,000 अभी हम लोग निकल चुके हैं. चलिए ये बैलेंस शीट से एक बार चेक कर लेते हैं. ये फिगर सब देख लिया. इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख है, रिजर्व्स है 1,76,200, 1,90,800 है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस और 15,000 है फिक्टिशियस एसेट्स. ठीक है ना? आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड है 1,90,800. एक बार चेक कर लेते हैं. देखिए इसका ऊपर में चला जाता है. ये इक्विटी 4 लाख. ठीक है, प्रेफरेंस नहीं है. इक्विटी 4 लाख प्लस आएगा 1,76,200 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस 1,90,800. ये तीनों का समेशन माइनस ये 15,000. देन नेट प्रॉफिट, सॉरी, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1 लाख आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड ये लिया है 1,90,800. अच्छा, नेट प्रॉफिट आएगा 1,90,800. ये देखिएगा 1,90,800 ये इंटू 100 करेंगे तो 25.37% आएगा. अब फिर क्या होगा? अर्निंग पर शेयर ईपीएस 1,90,800 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. इक्विटी शेयर्स का वैल्यू कितना था? इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख था. एक शेयर का दाम कितना था? 10 रुपया. तो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा 40,000. इज इट क्लियर? कैसे 40,000 आया? एनीबॉडी? किसी का डाउट है क्या कैसे 40,000 आया? হ্যাঁ স্যার, এটা আবার বলুন। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 4 लाख है ना? अभी देखा हम लोग. इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख है और एक शेयर का दाम कितना है? 10 रुपया. तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा? नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा? ও স্যার বুঝতে পেরেছি। So 40,000. 40,000. এই যে দেখো, এই যে 4 লাখ ইকুইটি দেখো 40,000 এখানে দেওয়া আছে. অথবা 4 লাখ ডিভাইডেড বাই 10 করো 40,000. ইজ ইট ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। The 1,90,800 ये नेट प्रॉफिट आफ्टर Yes, sir. आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आएगा 4.7 रुपीस 4.77 माने अर्निंग पर शेयर. नेक्स्ट आ रहा है प्राइस अर्निंग रेशियो. ठीक है जी. तो मार्केट प्राइस पर शेयर ये क्वेश्चन में तो दिया नहीं गया. एमपीएस दिया गया नहीं. 20 रुपीस दिया गया क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में तो है नहीं लगता है. बट चेक कर लेते हैं. क्वेश्चन में नहीं है तो जो भैया ये अज्यूम कर लिया 20 रुपीस है मार्केट प्राइस. ठीक है ना? ये मार्केट प्राइस 20 रुपीस है. ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया ना, लास्ट में नोट में दिया गया है. चलिए नोट में बोल दिया 90 रुपीस है. ठीक है ना? ये नोट में इधर दिया गया है. सॉरी, ये देखिएगा मार्केट प्राइस पर शेयर ₹20 दिया गया है. ठीक है? इज इट क्लियर? ठीक है? हाँ या ना? मार्केट प्राइस इधर दिया गया 20. Yes sir. ओके, मार्केट प्राइस 20 रुपीस दिया गया है. तो इधर से 20 डिवाइडेड बाय ईपीएस अभी निकल चुके हैं हम लोग. अर्निंग पर शेयर 4.77, अर्निंग प्लस शेयर 4.77 आया. तो मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय
आपको होगा मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, तो मार्केट प्राइस 20 डिवाइडेड बाय ईपीएस 4.77 इज इक्वल टू आ जाएगा 4.19 टाइम रुपए टाइम्स भी, इधर रुपीज नहीं होगा, ये प्रिंटिंग एरर है, इधर रुपीज नहीं आएगा, प्राइस अर्निंग रेशियो में ये इधर रुपीज नहीं आएगा, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, प्रिंटिंग एरर है, इधर रुपीज नहीं आएगा, 4.19 टाइम्स आएगा। प्लीज इधर गौर से सुनिएगा, ये प्राइस अर्निंग रेशियो में इधर रुपीज नहीं आएगा, ये प्रिंटिंग एरर है, 4.19 टाइम्स आएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और एबिट। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अभी अर्पण जो क्वेश्चन कर रहा था, नेट प्रॉफिट मेरा कितना है, नेट प्रॉफिट मेरा कितना है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट मेरा है, नेट प्रॉफिट है मेरा 1 लाख बिफोर बोला 800, ठीक है जी, बिफोर ये आफ्टर, तो बिफोर क्या होगा, बिफोर होगा तो इंटरेस्ट एंड टैक्स ऐड होगा, इंटरेस्ट कितना है 1 लाख ऐड হবে, ऐड করে দেবে তাহলে 1,90,000 1,90,800 1,90,800 প্লাস 1,47 1,90,800 প্লাস 91 2 91 মানে হচ্ছে গিয়ে 3,38,000 এর মতো আসছে, এখান থেকে 30,000 টা মাইনাস করে দিলে হয়ে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ এটা থেকে মাইনাস করে দাও, ঠিক ঠিক আছে, এখান থেকে 30,000 মাইনাস করে দিলে, হ্যাঁ না না অ্যাড ব্যাক করতে হবে আমাকে এর সঙ্গে, এটা কাটার পর এসছে, তাহলে কাটার আগে কত, তার মানে আমাকে কি করতে হবে 1,90,800 প্লাস 1,47 প্লাস 30,000, $3,58,000 আসছে, দেখে নাও 3,58,000 আসছে, ট্যাক্সটা বাদ দিলে তো ওটাই আসে। হ্যাঁ এটা এখানে তিনটে যোগ হবে, 10,000 প্লাস 1,47,200 প্লাস 1,90,800 1,90,800 প্লাস 1,47,200 করলে আসবে তোমার 91 আর 2,91 7 8 9 চলে গেল 1,38,000 প্লাস হচ্ছে গিয়ে 3,38,000 প্লাস হচ্ছে গিয়ে তোমার 10 3,48 প্লাস 10 3,58,000 বুঝা গেছে? ইজ ইট ক্লিয়ার টু এভরিবডি? 3,48,000 3,48,000 3,58,000 divided by fixed interest charges. इंटरेस्ट कितना 10,000 इंटरेस्ट ছিল এখানে দেখে নাও 10,000 টাকা इंटरेस्ट चार्जेस কত 10,000 দেখো इंटरेस्ट चार्ज 10,000 টাকা কেটেছে দেখো इंटरेस्ट चार्ज দেখো 10,000 টাকা কেটেছে এই যে इंटरेस्ट चार्ज 10,000 ঠিক আছে ইজ ইট ক্লিয়ার इंटरेस्ट चार्ज इज 10,000 interest charges 10,000 so 3,58,000 divided by 10,000 is equal to 13.8 interest coverage ratio is 35.8 is it clear to all of you is it Yes, clear sir. to all of you clear हुआ ना नेक्स्ट दिन ये सब प्लीज चेक कीजिएगा इसको एक बार घर में कीजिएगा कोई क्वेरीज और डाउट्स रहेगा तो बोलिएगा ठीक है और नेक्स्ट दिन में जो सम है ये जो नंबर 2 वाला सम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप का सम आता है ये जो सम अभी 1 नंबर वाला सम किया हम लोग अभी जो क्लास में किया इस टाइप का सम आता नहीं है इतना बड़ा सम आता नहीं है एक मास्टर प्रॉब्लम है सब टाइप का सम दे दिया ये जो सम नंबर 2 है ना इस टाइप का सम आता है सम नंबर 2 का वैरायटी का जो सम है ये आता है एग्जाम में नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे सम नंबर 2 जो करें है इस टाइप का सम आता है एग्जाम में नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सम डिस्कस करेंगे ओके आज के लिए इतना ही आज के জন্য এতটাই थैंक यू एवरीबॉडी एंड गुड नाइट কার কোনো কোয়েরি থাকলে নেক্সট ক্লাসে বলো হ্যাঁ বলো বলছিলাম যে এগুলো থেকে রেসিগুলো থেকে আপনার এতে কোনগুলো ইম্পর্টেন্ট মানে কোনগুলো ভালো করে দেখবো একটু বলুন আমি যেগুলোতে আপনার এতে নোটসে যেগুলোতে টিক মারা আছে সেগুলো রেসিপিগুলো ভালো করে পড়ুন
নোটস থেকে পেন দিয়ে টিক মার্ক আছে রেশিও গুলোর পাশে পাশে, দেখেছো? নোটসটাই যাবে, yes, sir. পার্টটাই যাবে, ওইখানে যেগুলোর পাশে পাশে পেন দিয়ে মার্ক মারা আছে ওইগুলোই ভালো করে পড়ো, ঠিক আছে? আর বলছিলাম যে এই দুটো হ্যাঁ। আলাদা, আর এটা থেকেই 15 মার্কস মতো আসে তাই তো পরীক্ষায়, না দুটো মিলিয়ে আসবে? পরীক্ষা কোনটা? মানে এটা এইটা আর ওই আলাদা, balance sheet। এটা আলাদা, এটা আলাদা, ওটা আলাদা। এটা থেকে 15 মার্কস আসে তাই তো? 10 থেকে 15 মার্কসের মতো হয়। এর ও। নাম্বার 2 টাইপের যে সামটা আছে না, এই যে নাম্বার 2 যে সামটা দেখতে পাচ্ছ, এর ভ্যারাইটিটা অল্টারনেট ইয়ারে আছে, এই টাইপের অঙ্ক টাইপ কা সাম আছে অল্টারনেট ইয়ার্স। কোনটা এই দুয়েরটা ছাড়া আর কোনটা? দুয়েরটা অল্টারনেট ইয়ারে আছে, অথবা মানে এটা ছাড়া আর এটা দেয়, আর একটা ভ্যারাইটি দেয়, ব্যালেন্স শিট দিয়ে দেবে, ওইখানে কারেন্ট রেশিও কুইক রেশিও বের করতে হবে। এই যে এক একটা যেটা করালেন হ্যাঁ, একটা এতগুলো রেশিও তোমাকে একসঙ্গে না, ওখান থেকে কিছু রেশিও কিছু বের ওরা করতে চয়েস দেবে দিয়ে না, দেবে। চয়েস দিয়ে দেবে, ঠিক আছে? ওই ভ্যারাইটি দেয়, নাহলে সেকেন্ড ভ্যারাইটি এই নাম্বার 2 ভ্যারাইটি অল্টারনেট করে দেয়, ঘুরিয়ে দেবে। আর কার কোনো কোয়ারিজ আছে? আর কার কোনো কোয়ারিজ আছে? স্যার বলছিলাম এই যে স্যার এই যে স্যার যে রেশিও গুলো করানোর, এর মধ্যে স্যার কোনগুলো ইম্পর্টেন্ট, নাকি সব কটাই মুখস্থ করতে হবে? দেখো যেগুলোর পাশে নোটসে দেখো পেন দিয়ে আমার দাগ দেওয়া আছে, নোটসের পাশে যাও, দেখো পেন দিয়ে আমি দাগ দিই, এই যে পেনের যেগুলো দাগ আছে, হ্যাঁ এই স্যার। যে এইগুলোতে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল টার্নওভারটা তাও লাগে, এই জায়গাটা লাগে, নেট এটা লাগে, যেগুলো হ্যাঁ, স্যার। থেকে পেনের পাশে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, যেগুলোর পাশে পেনের দাগ আছে, এই যে ওকে যেগুলোর ওকে পাশে, ওকে ওইগুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এগুলো কি বললাম? ভেরি স্যার, ইম্পর্টেন্ট, ভেরি মানে ইম্পর্টেন্ট। এইগুলো থেকে 90% কভার পাবে, আর বাদ বাকিগুলো একটু দেখে নিন, ঠিক আছে? যেরকম ওয়ার্কিং ক্যাপিটালটা কারেন্ট অ্যাসেটস মাইনাস কারেন্ট লায়াবিলিটি, ঠিক আছে? এইগুলো থেকে 90% কোশ্চেন কভার করে, ঠিক আছে? আর বাদ বাকিগুলোতে টুকটাক দিয়ে দেয়, অনেক সময় একটা দুটো রেশিও দিয়ে দেয় বদমাইশি। এই যে এগুলোর পাশে যেগুলো, এই যে রিটার্ন অন, এটা দাগ দিয়ে দিই, তার মানে এটা অতটা ইম্পর্টেন্ট না, এগুলো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যেগুলোর পাশে দাগ। ইজ ইট ক্লিয়ার? এই যে ডিভিডেন্ড পে আউট রেশিও, রিটার্ন অন ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড, এই যে কারেন্ট রেশিও, কুইক রেশিও, পরিষ্কার? ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। তো আজকের জন্য এতটাই।